अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 11 डे 1। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीक में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल के साथ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का टॉपिक पढ़ा था और आप में से आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की। मैंने क्लास में भी कुछ टास्क दिए। लेकिन मुझे इस हफ्ते में जो लोगों के मैसेजेस आते रहे व्हाट्सएप पे, कुछ लोग क्लास में बड़ा अच्छा पढ़ने वाले हैं, लैब्स करने वाले हैं, साथ साथ लैब्स करते रहते हैं और वो मसले मसाइल डिस्कस भी करते रहते हैं। उसमें मैंने ये देखा है कि वो जो मैंने इवन और ऑड वाला टास्क एक दिया था उसमें शायद थोड़ी बहुत कंफ्यूजन कुछ लोगों को थी। तो एक छोटा सा टास्क सिर्फ रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, वो यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको आज का एजेंडा बता देता हूँ जी। आज हम लोगों ने आज के इस सेशन में मेनली एक्सेस लिस्ट को ही थोड़ा सा रिवाइज करना है और हमारा आज का जो नया और मेन टॉपिक है वो नेटपैड और पोर्ट फॉरवर्डिंग है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन और पोर्ट फॉरवर्डिंग। इसकी जो रूट्स हैं, जो आपने पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कुछ अर्सा पहले, ये उसी के साथ जाके जुड़ता है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जरा एसीएल की थोड़ी सी रिवीजन। मैंने एसीएल को रिवाइज करने के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर में एक लैब डायग्राम बनाई है जो कि इंशाल्लाह हम आगे भी इस्तेमाल करते रहेंगे। नेटपैड के लिए भी हमने इसी को इस्तेमाल करना है, एसीएल के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बना के इसमें आईपी असाइन करके, लिंक अप करके, स्टैटिक राउटिंग करवा के, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। आपका जो फोल्डर है वन ड्राइव वाला, उसमें ये मेन फोल्डर पे भी आप जाएंगे तो आपको ये पैकेट ट्रेसर की फाइल नजर आ जाएगी, एसीएल नेट और पैड के नाम से। और गालिबन ये जो वीक 11 का हमारा डे 1 है, इस फोल्डर में भी मैंने डाल दिया, दो जगह पे कॉपी कर दिया इसको। ठीक है जी, एक और फोल्डर भी है, उसका जिक्र अभी मैं बाद में करता हूं। तो ये आपको ये सारी मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल रेडी है। बस आप इस पे एसीएल डायरेक्टली अप्लाई करें और नेट और पैड को टेस्ट करें, बाकी चीजों में आपको टाइम जाया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बना हुआ है पैकेट ट्रेसर 6.2 में और ये आप 6.2 में ही चलाएंगे। ठीक है, मैंने अमूमन वक्तन फवक्तन ये देखा है 8.2 में अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया वो तो पुराने वर्जन में बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, पुराने में अगर बनाया वो अक्सर नए में चल जाता है, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है क्योंकि पैकेट ट्रेसर के वर्जन ना अक्सर बदलते रहते हैं। 8.2.0 था, उसके बाद 8.2.1 आया है। ठीक है जी, तो वर्जन चेंज होते रहते हैं, अक्सर में फिर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी नहीं होती। ठीक है, तो बेहतर यही है जिस वर्जन में प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको उसी में चलाया जाए। ये 6.2 में बना हुआ है, आपने इसको 6.2 में ही रन करना, और 6.2 तो आप सबके पास चल ही रहा है। ठीक है जी, तो ये डायग्राम है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। वही हमारे बेसिक 3 नेटवर्क हैं, दरमियान में एक वैन है, राइट और लेफ्ट पे 2 लैंड नेटवर्क्स बनाए हुए हैं जो कि हमारे प्राइवेट नेटवर्क भी हैं। एक तरफ मैंने यूजर्स 8 कर दिए हैं और एक तरफ आपको 4 नजर आ रहे होंगे। एक लैन में 8 हैं और जरा वेराइटी है, एंड डिवाइसेस भी हैं, वहां राउटर भी नजर आ रहे हैं आपको, वहां पे कुछ सर्वर भी हैं। राइट साइड पे भी मैंने कुछ ऐसा किया, कोई 2 एंड डिवाइसेस लगा दिए हैं, 2 सर्वर लगा दिए हैं, ताकि लेटर ऑन मुख्तलिफ तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें कोई ज्यादा इसमें दिक्कत पेश ना आए। ठीक है, तो मैं यही वाली डायग्राम उठा लेता हूं, इसी को रेफरेंस बना के एक टास्क पहले लिखते हैं और उसको फिर जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें इवन और ऑड वाला जो एलिमेंट था आपका वो रिवाइज हो जाएगा। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पे जो एड्रेसिंग मैंने की हुई है वो कुछ इस तरह से है। ये इसके एंड पे 8 आ रहा है, 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। आपको वो एसीएल का ब्लॉक्स वाला, वाइल्ड कार्ड मास्क का जो ब्लॉक्स वाला टेबल था, उम्मीद है वो आपके जेन में भी होगा और आपने कहीं ना कहीं वो नोट भी किया होगा। ठीक है जी, तो ये उस टेबल में जो ब्लॉक्स थे उनके मुताबिक ही मैंने एड्रेसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप ये राउटर बी के लैन में देखें तो यहाँ पे 4 5 6 और 7, आपको याद होगा एक ब्लॉक होता है 0 से 7 और इसी की कंटिन्यूटी में आगे होता है फिर 8 से 15। ठीक है जी, और फिर आगे ये 16 से इसकी कंटिन्यूटी 23 की तरफ जाती है। फिर एक ब्लॉक होता है जी 0 से 3 और 4 से 7,
तो ये 4, 5, 6 और 7 वाला ब्लॉक है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि एक ब्लॉक के इवन और ब्लॉक के ऑड एड्रेसेस, इवन और ऑड एड्रेसेस की अगर आप रेंज बनाना चाहें तो वो इजीली बन सकती है, लेकिन शर्त ब्लॉक की है, ठीक है जी। ब्लॉक के अंदर विद इन अ ब्लॉक इवन एड्रेसेस को और ऑड एड्रेसेस को अलग अलग किया जा सकता है, सिंगल लाइन में, एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो 0 से 7 या 8 से 15 वाला ब्लॉक है, 0 से 7 या 8 से 15 वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक में क्या होता है जी, इस ब्लॉक में अगर हम इवन और ऑड को अलग करें, ठीक है, तो 8 से 15 में इवन और ऑड कैसे अलग होते हैं, या 0 से 7 में क्या होगा जी, 0 वाला, 2 वाला, 4 वाला और 6 वाला ये इवन है, 1, 3, 5 और 7 ऑड है, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा था आखिरी इवन में से पहला इवन माइनस कर दें या आखिरी ऑड में से पहला ऑड माइनस कर दें, तो आपके पास उस रेंज का वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा, आपके पास उस रेंज का वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था इसका एक ट्रिक है, जैसे 0 से 7 वाला ब्लॉक है ना, तो नॉर्मली इसकी 7 वाली इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो 7 होगा, और इवन और ऑड के लिए इसका वाइल्ड कार्ड मास्क इससे एक कम कर लें तो वो 6 होगा। 0 से 7 का भी 6 ही है, 8 से 15 का भी 6 ही है, 16 से 23 का भी 6 ही है, 24 से 31 का भी 6 ही है फॉर इवन एंड ऑड। फर्क कहां पे आता है, फर्क इनके स्टार्टिंग एड्रेस के अंदर आएगा, फर्क इनके स्टार्टिंग एड्रेस के अंदर आएगा। और ये जो 0 से 3 या 4 से 7 है, इसमें 3 नॉर्मल वाला वाइल्ड कार्ड मास्क है, 2 इसका इवन और ऑड के लिए होगा। 0 से 3 का भी 2 है, 4 से 7 का भी 2 है, 8 से 11 का भी 2 है, फॉर इवन एंड ऑड, फॉर इवन एंड ऑड, ठीक है। ये लास्ट टाइम हमने काफी तफसील से इसको डिस्कस किया था। अच्छा, मैंने जो टास्क दिया था ना, उसी तरह का मैं एक टास्क यहाँ पे लिख रहा हूं, ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन थी तो वो आज मैं उसका सोल्यूशन भी डिस्कस कर लूंगा, तो आपको जरा आपके लिए आसानी हो जाए उसमें। मैंने आपको ये कहा था, मैंने इस तरह का टास्क दिया था आपको कि ये जो 192.168.1.8 से लेकर 192.168.1.15, एक तरफ मेरी ये रेंज है, ठीक है, और दूसरी तरफ है 192.168.2.4 से लेकर 192.168.2.7 तक, ठीक है जी। इस साइड को हम मान लेते हैं कि यहां हमारे सोर्स हैं, और इस साइड को हम मान लेते हैं कि ये हमारी डेस्टिनेशन साइड है, ठीक है, डेस्टिनेशन साइड ये वाली है, ठीक है। तो टास्क ये है कि मैं कहता हूं जी सोर्स में से इवन वाले जो हैं, सोर्स में से इवन वाले जो हैं वो डेस्टिनेशन के ऑड वालों को पिंग ना कर सकें, पिंग ना कर सकें, और सोर्सेज में से जो ऑड वाले हैं वो डेस्टिनेशन में जो इवन वाले हैं वो उनको पिंग ना कर सकें। सिंपल, मैंने ये इसी तरह का टास्क आपको आखिरी लेक्चर का जो आखिरी टास्क था वो यही था, और वो मैंने एक एक्सटेंशन बना के दी थी। मैंने कहा था अगर जो मैंने आपको एक मैनुअल दिया, अगर आपने वो सॉल्व कर लिया है फिर आप ये करके देख लें, ठीक है जी। तो ये टास्क मैंने दिया, तो जरा आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है। ऊपर सोर्स भी लिखे हुए और डेस्टिनेशन भी। तो सोर्स में इवन कौन बनता है, 8, 8, 10, फिर 12, 14, ठीक है, ये बनते हैं। और इनमें ऑड कौन से बनते हैं, 9, 11, 13, 15, ठीक है। और डेस्टिनेशन में 4 से 7 की रेंज है, तो 4 और 6 ये इवन है, और 5 और 7 ये ऑड है, ठीक है। तो इनके लिए आपने एसीएल बनानी है। जाहिर है ये जो एसीएल बनेगी, अच्छा ये स्टैंडर्ड बनेगी या एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, क्योंकि सोर्स भी है, डेस्टिनेशन भी है और प्रोटोकॉल भी है, सोर्स भी है, डेस्टिनेशन भी है और प्रोटोकॉल भी है। तो इसके लिए जो हम एसीएल बनाएंगे वो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, नाम वाली भी बन सकती है और नंबर वाली भी बन सकती है। नाम वाली बनाने का तरीका ही होता है आईपी एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है जी। इसमें टाइप खुद बतानी पड़ती है, तो टाइप आप कहेंगे एक्सटेंडेड, नाम जो है वो आप इसमें इसका रख सकते हैं इवन ऑड, इवन डैश ऑड, कुछ भी नाम हो सकता है, हमने ये रख लिया। अच्छा जी, अब इसमें डिनाई हमने करना है,
सबसे पहला टास्क तरतीब से ही चलना चाहिए, इवन वाले ऑड वालों को पिंग ना कर सके। तो 8 से लेकर 15 तक के इवन वाले अलहदा करने हैं जी। पहले तो यहाँ पे 1 मिनट, डिनाई के बाद प्रोटोकॉल आएगा, प्रोटोकॉल इज आईसीएमपी, पिंग के लिए प्रोटोकॉल आईसीएमपी होता है, तो डिनाई आईसीएमपी। इसके बाद बारी होती है सोर्स की या सोर्सेज की, हमारे सोर्सेज हैं, ठीक है, इवन वाले 192.168.1.8, 192.168.1, इस पे नजर न रखो तुम, पता लगे तुम ये भी उठा के ले जाओ, ठीक है जी, कि ये भी गिफ्ट दे दे। अच्छा, तो 192.168.1.8 ये पहला इवन वाला है, ये पहला इवन वाला है। इसका वाइल्ड कार्ड मास क्या बनेगा अगर सारे इवन काबू करने, 0.0.0. ठीक है जी। इस रेंज में 7 जो है वो नॉर्मल वाला वाइल्ड कार्ड मास्क है, उससे एक कम कर लें 6, तो ये 6 लिखने से आपके 8 से लेकर 15 तक के सारे इवन वाले मैच हो जाएंगे, ठीक है जी। आप में से भाई किसी का मेरे साथ लैब करने का दिल चाहता है अगर, तो आप एक काम कर लीजिए, अपना फोल्डर ओपन कर लें, मैं आपको एक दफा दिखा देता हूं, और ये लैब मेरे साथ कर लेने में ही अक्सर आपको फायदा ही होगा। ये आप लोगों का फोल्डर ओपन किया है, ये मेन पे ही पड़ा हुआ है ACL नेटपैड के नाम से, इसको आप डाउनलोड कर लें, ठीक है जी। और डाउनलोड करके ना, बल्कि यहां से इसको कॉपी करके आप ले जाएं, बेहतर ये रहेगा कि ये सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर आपका नाम का जो भी अकाउंट है, ठीक है जी, उसमें जैसे मेरा स्नैन के नाम से उसमें चले जाएं, यहाँ पे आपको ना सिस्को पैकेट ट्रेसर की वो फाइल्स नजर आएंगी, तो 6.2 वाले में आप चले जाएंगे, उसके अंदर सेव्स का फोल्डर होता है, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। ऐसा करना जरूरी नहीं है, डेस्कटॉप पे भी रख लें तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे रख लेते हैं तो ये आपके बाकी प्रोजेक्ट्स भी इधर होते हैं, ये भी यहीं पर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अपने पास आज यही किया है, यहाँ पे कॉपी किया और उसके बाद अब मैं इसको यहाँ पे आपके सामने चला रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप में से कोई ये लैब मेरे साथ करना चाहे तो आप जस्ट इसको डाउनलोड करें और रन कर लें। अच्छा जी, डिनाई ICMP 192.168.1.8 0.0.0.6, इसका मतलब क्या हुआ, 8, 10, 12 और 14, ठीक है, एंड इट इज प्रूवन, हम कर चुके हैं ये। डेस्टिनेशन की बात हो रही है जी, डेस्टिनेशन में ऑड वाले, तो 4 से 7 के ऑड कौन से हैं, 5 और 7, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 192.168.2. यहाँ पे 2 है, 2.5 पहला ऑड लिखेंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं 4 से 7 का नॉर्मल वाइल्ड कार्ड मास तो होता है 0.0.0.3, तो इवन और ऑड वाला होगा 2, तो 0.0.0.2, ठीक है जी। ICMP का सिर्फ एक पैकेट आपने यहाँ पे जो है ना, खास तरह का पैकेट जो पिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, वो होता है एको, तो आप वही यहाँ पे लिखेंगे एको, ठीक है जी। TCP और UDP के केस में इक्वल टू आता है, ठीक है, अदरवाइज आप ICMP के केस में डायरेक्ट पैकेट का नाम लिखेंगे। तो ये एक लाइन लिखने से इवन वाले ऑड वालों को पिंग नहीं करेंगे, लेकिन इवन वालों को करने चाहिए, मानते हैं ना, ये भी जरूरी है, इवन वालों को करें, ऑड वालों को ना करें। अच्छा, और नीचे क्या टास्क है, ऑड वाले इवन वालों को पिंग ना करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिनाई ICMP, क्योंकि बात फिर पिंग की हो रही है, तो डिनाई ICMP। अच्छा जी, सोर्स में ऑड वाले कौन से हैं, 192.168.1.9, पहला ऑड, 8 से 15 में पहला ऑड 9 है, वाइल्ड कार्ड में सेम ही होता है 0.0.0.6, किसी ब्लॉक में इवन का और ऑड का वाइल्ड कार्ड मास सेम होता है, तो वो 6 ही निकलेगा। अच्छा, डेस्टिनेशन में इवन, तो 4 से 7 में इवन कौन है, 192.168.2.2.4, 0.0.0.3 नॉर्मल वाला है, और इवन और ऑड वाला 2 होगा, और एंड पे आप फिर लिख देंगे एको। तो ये जो ऊपर 2 टास्क लिखे हुए हैं ये तो इससे मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन पूरा टास्क ये है कि जो ऊपर जिस चीज से मना किया वो मना हो, लेकिन इसके अलावा बाकी सब कुछ होना भी चाहिए। तो उसके लिए परमिट IP any, क्योंकि एक्सटेंडेड ACL है, इसमें प्रोटोकॉल भी आएगा, सोर्स भी आएंगे और डेस्टिनेशन भी आएंगे, तो परमिट IP any ये बनेगी जी आपकी ACL, जिसको आप किसी भी मुनासिब इंटरफेस के ऊपर जो डेस्टिनेशन से पहले हो, आप वहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली इसको यहां से उठा के कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं, करके भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है।
जी जी बिल्कुल, ये अब आपका स्क्रिप्ट बन गया, इसको आप उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, डायग्राम तो बनी हुई है, मैंने आपको बताया इसमें लिंक भी आप पे, आईपी भी कॉन्फ़िगर है, स्टैटिक राउटिंग भी हुई हुई है। ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस इसमें ऑलरेडी रीचेबल है। इस वक्त में इवन से इवन को, इवन से ऑड को, जिसको भी पिंग करूंगा पिंग हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं इधर 8 पे आया और यहां से मैं पिंग करता हूं दूसरी तरफ के ऑड को, इवन से ऑड को पिंग करता हूं, तो पिंग 192.168.2.5 पहला पैकेट ड्रॉप हो सकता है, उसके बाद वाले पैकेट जो हैं वो तो डेफिनेटली जाने चाहिए, तो ये जा रहे हैं क्योंकि लिंक भी आप पे, आईपी भी कॉन्फ़िगर्ड है, राउटिंग भी हुई हुई है, सब कुछ ठीक, आईपी भी सही कॉन्फ़िगर्ड है, तो ये पिंग हो रहा है। थोड़ी देर बाद इवन से ऑड पिंग होना नहीं चाहिए, ये जो अभी हुआ है ना, थोड़ी देर बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अब किसी ऑड से इवन वाले को पिंग करके देख लेते हैं। तो ये 8 से 15 में 9 जो है ऑड है। ठीक है जी, तो यहां ऑड वाले पे जाता हूं 9 पे और यहां से जरा ट्राई करते हैं पिंग 192.168.2.4, ऑड से इवन को पिंग कर रहा हूं, फिलहाल तो पिंग हो जाएगा, लेकिन हमारी पॉलिसी अप्लाई करने के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अभी तो हो रहा है, पॉलिसी के बाद नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, मैं एक चीज यहां आपको बता दूं पैकेट ट्रेसर को सिस्को ने बहुत ही बेसिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया हुआ है। मेरा ख्याल है पहली बार ये वाली एसीएल यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता पैकेट ट्रेसर इस पे कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, सही आउटपुट देगा भी या नहीं। इसीलिए पैकेट ट्रेसर की लिमिटेशंस की वजह से हम लोग GNS3 पे मूव कर चुके हैं। आप सब लोगों के पास अब GNS3 है, लास्ट लैब भी आप लोगों ने GNS3 पर की थी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नताइज ठीक ना भी आए तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट्स में खराबी आई या ये ACL ठीक नहीं थी। ठीक है, ये पैकेट ट्रेसर की लिमिटेशन हो सकती है। तो चलें जी, ट्राई करके देखते हैं कि पैकेट ट्रेसर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इस पे ACL जो हमने यहाँ बनाई है इसको यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जी। मैंने नेम बेस्ड एक्सटेंडेड ACL बनाई है, इसको किया यहाँ से कॉपी, राउटर ए पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं और राउटर ए के ही किसी एक इंटरफेस पे डिपेंडिंग अपॉन के इनबाउंड होना चाहिए या आउटबाउंड होना चाहिए, हम इसको वहां अप्लाई कर देंगे। तो ये जी राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, यहाँ कोई एरर नहीं आई, यानी हमने जो कमांडें टाइप की थी उनमें कोई गलती नहीं थी, तो ये ठीक ठीक टाइप हमने किया है। तो आपके सामने जनाब ये आपकी ACL बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, बन गई है लेकिन अप्लाई नहीं हुई। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसको भी जो है ना वो आपके नोट्स में ऐड कर देता हूं ताकि बाद में आप जब घर जाके रिवाइज कर रहे हो तो आपके लिए आसानी हो जाए, या आज से कई महीने बाद भी कोई बंदा रिवीजन अगर करता है तो नोट्स देख के उसको कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पे आया, IP एक्सेस डैश ग्रुप, ग्लोबल मोड में एक्सेस लिस्ट होती है, इंटरफेस पे एक्सेस ग्रुप होता है और लाइन पे एक्सेस क्लास। हमने जिंदगी में कभी एक्सेस क्लास की कमांड इस्तेमाल की है? हम कभी लाइन VTY में जाके हमने अप्लाई की हुई, हफ्ता पहले हमने की थी, और की थी जब मैंने कहा था जी आपने एक IP कहा था दुनिया में, एक IP टेलनेट कर ले राउटर B को और उसके अलावा और कोई ना कर सके, तो उसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड ACL बनाई थी परमिट वाली, आपके मशवरे पे, आपने कहा था ऐसा करें, लेकिन जो मैंने उसमें चीज बताई थी वो मैंने कहा था राउटर B के किस किस इंटरफेस पे अप्लाई करते रहोगे, इसका आसान हल ये है कि लाइन VTY पे जाके अप्लाई कर दो, उससे SSH भी कवर हो जाता है, उससे टेलनेट भी कवर हो जाता है। यानी वो मेन मकसद उसका रिमोट एक्सेस को मैनेज करना है कि कौन रिमोटली एक्सेस कर सके और कौन रिमोटली एक्सेस ना कर सके। तो हमने ये काम किया हुआ है, हमने इंटरफेस पे भी अप्लाई किया हुआ है, हमने लाइन पे भी अप्लाई किया हुआ है। तो IP एक्सेस ग्रुप नाम हमने इसका क्या रखा था जी, इवन ऑड, इवन डैश ऑड, तो इवन डैश ऑड, और यहां डायरेक्शन आउटबाउंड होनी चाहिए क्योंकि ये राउटर ए का सीरियल 000 है जिससे ये आउट हो रहा है पैकेट। ठीक है जी, तो अब वो आउट होने नहीं देगा। ठीक है जी, हमारी पॉलिसी के मुताबिक जिसको मना किया, डिनाई किया, वो डिनाई हो जाएगा, जिसको परमिट किया वो परमिट हो जाएगा, जिसको परमिट किया वो परमिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो शो एक्सेस डैश लिस्ट की कमांड देते हैं, ये इसकी सूरत हाल है इस वक्त।
कौन मैच कर रहा है कौन मैच नहीं कर रहा है, वो जब आप पिंग करेंगे तो आपको पता ना इसके आगे मैचेस लिखे हुए आते हैं, ठीक है जी। तो वो अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। देखते हैं हमारी एसीएल काम करती है या नहीं। एक दफा टास्क जरा दोबारा देख लें, क्या नहीं होना चाहिए। इवन को ऑड को जी पिंग नहीं करना चाहिए, अब इवन वालों को ऑड वालों को पिंग नहीं करना चाहिए। तो 8 से मैंने थोड़ी देर पहले पिंग किया था 5 को जो कि ऑड है, तो पिंग हो गया था, अब नहीं होना चाहिए। अगर ये पिंग हो गया तो यकीन कीजिएगा ये सिर्फ और सिर्फ पैकेट ट्रेसर की लिमिटेशन होगी, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये पिंग नहीं हुआ, पैकेट ट्रेसर ने यहाँ तो हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, वेरी गुड। पिंग नहीं हुआ, अक्सर लोग देखते हैं इतनी ज्यादा अंग्रेजी लिखी हुई है पिंग हो गया होगा, आगे लिखा हुआ है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है, आपका एको पहुंच नहीं सका, तो रिप्लाई आने की तो बात ही नहीं थी, ठीक है जी। तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। 8 ने किसको पिंग नहीं किया, 5 को, 8 को 7 को भी पिंग नहीं करना चाहिए, करके देख लेते हैं, क्योंकि इवन वालों को ऑड वालों को पिंग नहीं करना चाहिए था, तो नहीं हुआ। अब इवन वाले से इवन वाला पिंग करते हैं, वो हो जाना चाहिए। पिंग करते हैं 192.168.2.4, इवन से इवन को पिंग कर रहा हूं, ये पिंग होना चाहिए और हो रहा है, तो हमारी एसीएल ठीक काम कर रही है। एक ही रह गया और इवन वाला, वो भी ट्राई कर लें। 4 से 7 में 6 भी जो है वो इवन है, ये भी पिंग हो जाएगा। इवन से ऑड पिंग नहीं हुआ, ठीक है, इवन से ऑड पिंग नहीं हुआ, लेकिन इवन से इवन पिंग हो रहा है। अच्छा, ऑड के लिए क्या पॉलिसी बनाई थी, ऑड से इवन पिंग नहीं होना चाहिए, ऑड से ऑड हो जाना चाहिए, करके देख लेते हैं जी। ये भी, ये इसके साथ वाला जो 9 है वो ऑड है, ऑड पे आते हैं जी। ऑड वाले से इवन वाला पिंग थोड़ी देर पहले हो रहा था, ऊपर आउटपुट आपके सामने, अब नहीं होना चाहिए। ऑड से इवन पिंग नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा। एक और ट्राई कर लें, 6 को भी देख लें, ऑड से इवन वाला पिंग नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा। ऑड से ऑड वाला पिंग हो जाना चाहिए, तो यहां पे 5 कर लेते हैं, पिंग हो रहा है। 7 को भी ट्राई कर लेते हैं, 7 को भी ट्राई कर लिया, वो भी पिंग हो जाएगा। ऑड से ऑड पिंग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये भी पिंग हो जाता है, उसका मतलब बेहतरीन तरीके से आपकी सिस्को पैकेट ट्रेसर में इवन और ऑड की एसीएल भी आप अप्लाई करके रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जी एक और एग्जांपल जो है वो मैंने करवा दी है। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा, और ये इसके लिए आपको कोई ज्यादा मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है, कोई वक्त जाया नहीं होगा। लैब ऑन करें और सीधी सीधी जो एसीएल से रिलेटेड टास्क है ना, वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब आप चाहें जो मैंने किया है खूब खूब कॉपी करने की बजाय आप इसको उलट कर दें, आप इसकी उलट भी पॉलिसी बना सकते, या आप यूं भी कह सकते हैं कि इवन से इवन पिंग ना हो, इवन से ऑड हो जाए, ऑड से ऑड ना हो, ऑड से इवन हो जाए, तो थोड़ा चेंज भी किया जा सकता है। तो आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। जब बंदे ने ताजा ताजा देखा होता है ना, उस वक्त तो लगता है ये तो बस मुझे पक्का हो गया, जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो पक्का तब होगा जब एक दफा आप अपने हाथ से भी कर लेंगे, ठीक है जी। तो मैं आज, अगर हमें वक्त मिला इंशाल्लाह किसी भी स्लॉट के अंदर, आज के दिन की हमारी 3 स्लॉटें होती हैं, ठीक है जी, तो किसी भी स्लॉट में वक्त मिला तो मैं डेफिनेटली आपको मौका दूंगा कि आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि क्लास में करने का ये भी फायदा है कि आप लोग मौके पे चीज पूछ भी सकते हैं। और दूसरा जनाब, पूरे हफ्ते में भी आपके पास मौका है, आप अपना सवाल जवाब साहब से मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे काफी सारे मैसेज आते हैं, कुछ का तो मैं जवाब दे देता हूँ, कुछ हो सकता है जी अगर ऊपर तले नीचे धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हो तो कुछ का स्किप भी हो जाता है। कुछ का ही होता है, मैं सवाल देखता हूँ जो मुझे लगता है यार ये पढ़ने में मुझे टाइम लगेगा और समझाने में भी टाइम लगेगा, मैं बाद में देख लूंगा, वो बात फिर नहीं आती, अक्सर बंदा भूल जाता है, तो ऐसा भी हो जाता है, उसके लिए माजरत है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मौके पे आपको समझा दिया जाए, जवाब दे दिया जाए। अक्सर तो मैं पूरा सोल्यूशन टाइप करके भी भेज देता हूँ अगर जरूरत हो तो, ठीक है। तो आप वीक में भी जो है वो हेल्प व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, ठीक है। जवाब साहब करते हैं हेल्प, वाकई जवाब साहब आपने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया, ठीक है जी। तो चलें जी, ये आपके सामने जो है वो मैंने इसकी एक एग्जांपल करके दिखा दी है। लास्ट वीक का ये तकरीबन यूं समझ लें आखिरी टास्क था, ठीक है जी, तो उसको एक दफा हमने रिवाइज भी कर लिया। ले जी, इस वक्त सब तरो ताजा है, ताजा दम है,
तो वो जो नई चीज हमने आज सीखनी है ना, उसको इस वक्त पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो ACL वाले टास्क दोबारा कोई और आपको रिवाइज कराना होगा तो वो बाद में देखेंगे। तो जनाब अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका ताल्लुक हमारे पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेस की हकीकत के साथ जुड़ा हुआ है। तो जरा उसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये जो मैंने अभी अभी ACL अप्लाई किया है मैं इसे रिमूव कर रहा हूं, ठीक है जी। इंटरफेस सीरियल 0/0/0 और ये जो आपने कमांड दी थी अप्लाई करने के लिए इसके शुरू में नो, तो मैंने ACL को खत्म कर दिया। इंटरफेस से ग्लोबली अभी ये ACL मौजूद है, इंटरफेस पे जाके जो कमांड दी थी उसके शुरू में क्या कर दिया है, नो। अच्छा, उसके बाद एग्जिट करते हैं। ACL को रिमूव करने के लिए ना सिर्फ आपने करना है नो IP एक्सेस डैश लिस्ट, टाइप थी एक्सटेंडेड, नाम था इवन डैश ऑड। अब इसमें मैंने जितने भी सीक्वेंस बनाए हुए थे ना सारे सीक्वेंस खत्म, आपको एक एक सीक्वेंस रिमूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक लाइन नो करें पूरी ACL खत्म। तो 2 लाइनों में मैंने जो ACL बनाई थी वो खत्म भी हो गई, जहां अप्लाई की थी वो एप्लीकेशन भी मैंने मिटा दी, हमारा नेटवर्क दोबारा से नॉर्मल हो गया। ले जी, आज का जो एक नया टॉपिक उस पे आते हैं जी। उसका ताल्लुक, हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो ये हम जरूर जानना चाहते हैं कि मकसद क्या है। मकसद सिक्योरिटी है, मकसद राउटिंग है, मकसद पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है, रिसोर्स मैनेजमेंट है या IP एड्रेस मैनेजमेंट है। इस तरह के मकासद होते हैं हमारे, ठीक है जी। जैसे ACL मैंने कहा था मल्टीपर्पस है, ACL के बारे में मैंने वाजे तौर पे बताया था कि अक्सर लोग इसे सिर्फ सिक्योरिटी के साथ मुंसलिक कर देते हैं। सिक्योरिटी में इसका बड़ा हैवी यूज है, लेकिन ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही नहीं है, और भी बहुत सारे काम है। जैसे कि मैंने आपको ACL की क्या डेफिनेशन बताई थी, ACL इज ए लिस्ट ऑफ IP एड्रेसेस एंड नेटवर्क IDs. It can be used for security, it can be used for policy based routing, it can be used for quality of service, it can be used for NAT PAT जो आज अभी पढ़ने लगे हैं आप, it can be used for advanced verification commands. वेरिफिकेशन कमांड्स तक में ACL इस्तेमाल होती है और हम इंशाल्लाह करेंगे भी इसको, बस ACL आनी चाहिए उसके लिए। इस्तेमाल तो अप्लाई तो फिर बंदा कर ही लेता है, ठीक है जी। ओके, तो जो अब हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं इसका बुनियादी मकसद जो है वो IP एड्रेस मैनेजमेंट ही है। और IP एड्रेस मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो जिस चीज की कमी हो ना उसी की मैनेजमेंट की जाती है। मुझे बताएं IPv4 एड्रेसेस की कमी है दुनिया में या IPv6 की? IPv4 की। IPv6 को फिलहाल तो दुनिया को इतने नजर आ रहे हैं कि आप कहते हैं रेत के जरों को भी IP असाइन करते जो शायद खत्म ना हो, ठीक है जी, मुहावरतन ऐसा कहा जाता है। तो वाकयातन जो कमी है वो IPv4 एड्रेसेस की है। तो ये उनकी मैनेजमेंट के लिए ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया गया था। गालिबन ये स्टैंडर्डाइज हुआ था इन 1996 में। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड, मैंने आपको एक RFC का जिक्र किया था, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, मैंने मिसाल दी थी जिस तरह हमारा आइन होता है, कानून में वो शिक्के होती हैं, ठीक है जी। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे इंटरनेट का जो आइन है वो RFCs की शक्ल में लिखा जाता है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। तो एक RFC 1918 बड़ी पॉपुलर है, RFC 1918। ये मैं इसलिए इसका जिक्र करता रहता हूँ और करता रहूंगा भी क्योंकि मैंने सिस्को के एग्जाम्स में सवाल आते हुए देखा हुआ है कि RFC 1918 किस लिए होती है। तो उसका मकसद ही, उसके नीचे जो सही ऑप्शन है वो यही है कि पब्लिक IPv4 एड्रेसेस को प्रिजर्व करने के लिए, IP एड्रेसेस को जनरली हम ये कहेंगे IPv4 एड्रेसेस को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, IPv4 एड्रेसेस को प्रिजर्व करने के लिए या बचाने के लिए, ठीक है, इनको इस्तेमाल किया जाता है। इस ये वाला स्टैंडर्ड दुनिया में बनाया गया। अब RFC 1918 बेसिकली क्या है वो अब मैं आपके सामने रखता हूं जी। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोग पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेसेस को बड़ी आसानी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्विक रिकॉल करने के लिए जरा क्लास ABC का जरा एक दफा लिख भी लेते हैं। क्लास A में एक ही नेटवर्क है ना जी, ये वाला 10.0.0/8। क्लास B में 16 नेटवर्क तो यूजेबल हैं, एक रिजर्व्ड है अपीपा वाला, ठीक है जी। 172.16.00/16 से ये शुरू होते हैं और जाते कहां तक हैं, 172.31.0.0/16 तक ये जाते हैं। तो सेकंड ऑक्टेट 16 से 31 तक जा रहा है, ये 16 नंबर बनते हैं, ये 16
नंबर बनते हैं। तो ये 16 नेटवर्क हैं। अच्छा, उसके बाद क्लास सी में 192.168.0.0/24। थर्ड ऑक्टेट पे जरा नजर रखिएगा, वही वेरी कर रहा है 192.168.255.0/24। तो तीसरा ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक जा रहा है, ये 256 नंबर बनते हैं। ये सारे के सारे नेटवर्क्स और इनके जो आईपी एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस कहलाते हैं। इनके अलावा रिजर्व्ड वगैरह को छोड़ के जितने भी हैं वो पब्लिक हैं। इनके अलावा जितने भी एड्रेसेस हैं वो क्या है, पब्लिक। ठीक है, जब तक ये कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं आया था उस वक्त तक तो यही रूल था कि जनाब जितने भी आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल होंगे जिस नेटवर्क में भी होंगे वो यूनिक होने चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते। हर आईपी एड्रेस का यूनिक होना जरूरी है, हर नेटवर्क का यूनिक होना जरूरी है। मेरे घर में जो नेटवर्क चल रहा है वो दुनिया में किसी और के घर में नहीं होना चाहिए। मेरे ऑफिस में जो नेटवर्क है वो दुनिया में कहीं वो वाली नेटवर्क से मेरी मुराद नेटवर्क आईडी है, वो नेटवर्क आईडी दुनिया में कहीं और नहीं होनी चाहिए जो मेरे ऑफिस में चल रही है। अगर नेटवर्क आईडी यूनिक होगी, नेटवर्क आईडी डिफरेंट होगी, तो उसमें चलने वाले आईपी तो खुद ब खुद ही यूनिक हो जाएंगे। उसमें चलने वाले आईपी खुद ब खुद यूनिक हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें जब देखा गया तो पहले लोगों ने बड़ी कोशिश की कि यार आईपी बड़ी तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं और जाया भी हो रहे हैं, उनके मुझे यूनिक नेटवर्क के चक्कर में पहला स्टेप तो चले ये था, हम सबनेटिंग पे चले गए। सबनेटिंग 1985 से चल रही है। फिर 1993 में वो वीएलएसएम भी आ गया कि सबनेट की और सबनेटिंग कर दो। बड़ी कोशिश की दुनिया ने आईपी एड्रेसेस को बचाने की, लेकिन वो तेजी से फिर भी खत्म होते चले जा रहे थे। तो फिर जनाब 1996 में जब आरएफसी 1918 इंट्रोड्यूस कराई गई, ठीक है जी, उसमें ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का तारुफ कराया गया। इसके बाद जो फर्क पड़ा ना वो बड़ा रिमार्केबल था। उस फर्क की वजह से आज तक हम IPv4 एड्रेसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया के बहुत सारे ऐसे रीजन्स मौजूद हैं जिनमें IPv4 एड्रेसेस आपको इजीली मिल जाते हैं। मुझे आज भी IPv4 पब्लिक IPv4 अपने लिए चाहिए, मुझे मिल जाता है। मैं अपने ISP से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे पब्लिक IPv4 मिल जाएगा। मैं स्टैटिक आईपी भी लेना चाहूं, मुझे मिल जाएगा, तो अवेलेबल है। उसकी मेन रीजन ये RFC है 1918 और ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ही है जी कि रूल बना दिया गया कि दुनिया में जितने भी प्राइवेट नेटवर्क्स होंगे, जैसे हमारे घर का नेटवर्क है या हमारे ऑफिस का ब्रांच नेटवर्क है, तो जहां जहां प्राइवेट नेटवर्क बनाया जाएगा वहां वहां जो आप आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे वो इस रेंज के होने चाहिए। बड़ा नेटवर्क है, क्लास ए का नेटवर्क यूज कर लो, दरमियाना है क्लास बी का यूज कर लो, छोटा है क्लास सी का यूज कर लो, इनसे भी छोटा है इनकी सबनेटिंग कर लो, यानी इन नेटवर्क्स को सबनेट करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो ये फ्री है, पहला फायदा क्या है जी इनका, ये मुफ्त है। इनके अंदर देखे ना, क्लास ए वाले में 2.25 करोड़ आईपी है, मुफ्त है। क्लास बी वाले में 65,534 होता है, फ्री है। क्लास सी वाले में 254 है, फ्री है। एक तो ये ढेर सारे आईपी एड्रेसेस आपको फ्री में मिल गए, इनके लिए आपको अलग से किसी अथॉरिटी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो इनका एडवांटेज है, दूसरा इनका एडवांटेज ये है कि ये डुप्लीकेट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगले पेज पे चलते हैं। मैंने एक नेटवर्क बनाया अपना, प्राइवेट नेटवर्क, ऑफिस का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, और दुनिया में और लोगों ने भी बनाया इस तरीके से, 2, 3, 4 हजार करोड़, ठीक है, जितने भी हों। एक बंदे का दिल किया कि जनाब मैं अपने नेटवर्क में ना 10.0.0.0/8 इस नेटवर्क की आईपी दूंगा, और ये काम करने के लिए उसने किसी से मशवरा नहीं किया, किसी मस्जिद में ऐलान नहीं कराया, किसी न्यूज चैनल पे कोई खबर नहीं चली, कोई अखबार में नहीं आया कि जनाब मैं ये आईपी देने लगा हूं, किसी को इतराज है तो मेरे से राब्ता कर ले। कोई नहीं पूछता, कोई मशवरे की जरूरत नहीं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10 वाला नेटवर्क आपने असाइन कर दिया। आपके हमसाये का भी दिल किया जी मैं मुफ्त आईपी है ये प्राइवेट वाले, तो मैं भी ये वाला नेटवर्क यूज कर लेता हूं, वो कर सकता है। और भी जनाब लोगों का दिल किया, उन्होंने सेम नेटवर्क इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दुनिया में करोड़ों लोग अगर चाहे सेम नेटवर्क जो है डुप्लीकेट नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई अगर डुप्लीकेट नेटवर्क है तो आईपी भी तो फिर डुप्लीकेट होंगे ना। इस तरह के करोड़ों नेटवर्क्स ऐसे हैं जिनमें डुप्लीकेट आईपी चल रहे हैं।
अच्छा, डुप्लीकेट आईपी इस्तेमाल करने से आईपी एड्रेसेस की बचत होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। आपको हर बंदे के लिए यूनिक आईपी की जरूरत नहीं है, करोड़ों अरबों आईपी इस तरीके से आपके बच सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया बड़ा अच्छा था, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है, ये सब है प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है जी, और दुनिया में इंटरनेट के साथ, ठीक है जी, इंटरनेट पे बहुत सारे, जिस तरह फेसबुक है, बहुत सारी सर्विसेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक है, गूगल की सर्विसेज हैं, आप लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह। इनको हम इंटरनेट से कनेक्ट करवा देते हैं। इंटरनेट इज ए पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पब्लिक, वो किसी एक की मलकियत नहीं, इंटरनेट सबका है। ठीक है जी, आपका नेटवर्क आपका प्राइवेट नेटवर्क है, बट इंटरनेट आपका नहीं है, वो सबका है, वो एक पब्लिक नेटवर्क की मिसाल है। बिल्कुल ठीक है। 10 वाला ये जो ऊपर नेटवर्क है, इसका एक यूजर है 10.0.0.1। ये जनाब फेसबुक पे कोई पैकेट भेजता है, ठीक है जी, सोर्स कौन है? 10.0.0.1, डेस्टिनेशन इज फेसबुक। तो फेसबुक को जो पैकेट मिला है वो कहां से आया है? 10.0.0.1 से आया है। ठीक है जी, सिमिलरली इस नेटवर्क में भी तो 10.0.0.1 वाला आईपी मौजूद है ना, तो ये भी अगर उसी टाइम पे फेसबुक को पैकेट भेजेगा तो उसका सोर्स भी 10.0.0.1 होगा। ये भी अगर भेज देगा, इधर भी तो 10.0.0.1 है, इधर भी 10.0.0.1 है, तो यहां से भी पैकेट फेसबुक पे अगर आ जाए, यहां से भी आ जाए, करोड़ों पैकेट फेसबुक को ऐसे मिल सकते हैं जिनमें सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा? सेम। तो फेसबुक क्या उनमें डिफरेंशिएट कर पाएगा कि कौन सा पैकेट कहां से आया? उसे तो लग रहा होगा एक ही बंदे ने ये सारे पैकेट भेज दिए, क्योंकि सोर्स आईपी एक है, तो एक ही बंदे ने ये सारे आईपी एड्रेसेस जो है वो, इस सारे पैकेट जो है वो मेरे पास फॉरवर्ड कर दिए। ठीक है, वो सारों का जवाब जो है वो किसी एक को दे देगा, या इसका जवाब उसको दे देगा। पूरा इंटरनेट कंफ्यूज हो जाएगा कि असल में आप ये 10.0.0.1 है कहां पे? इधर से भी पैकेट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और फेसबुक को लग रहा है ये एक ही है, क्योंकि सोर्स आईपी सबका सेम है। इस तरह तो पूरे का पूरा इंटरनेट कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाएगा, डुप्लीकेट आईपी एड्रेसेस की वजह से, डुप्लीकेट प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की वजह से। अब आप कहेंगे थोड़ी देर के लिए खुशी मिली थी कि जहां आईपी ज्यादा इस्तेमाल होने हैं प्राइवेट नेटवर्क्स में, एक तो वो हमें मुफ्त में मिल गए थे, फ्री वाले, एक तो हमें फ्री में मिल गए थे। ठीक है, हर आईपी के पैसे देने पड़ते ना अलग अलग, तो इंटरनेट अफोर्ड करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाना था। यानी इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑनलाइन और आप सबको मिला के हमारे को 200 तक लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, जब हम असेसमेंट्स वगैरह सबकी इकट्ठी करते हैं, तो 200 बंदों के लिए हमें 200 आईपी यूनिक चाहिए होता, और हर एक की कीमत भी अदा करनी पड़ती, तो ये तो इंटरनेट सबके लिए बड़ा महंगा हो जाना था। एक तो हमें ये फायदा हो गया, ये प्राइवेट आईपी फ्री होते हैं, तो जहां सैकड़ों हजारों लाखों आईपी यूज होने हैं वो मुफ्त में हो रहे हैं। एक तो हमें ये खुशी मिली थी, दूसरा हमें ये भी खुशी थी कि चलो यार IPv4 एड्रेसेस जरा लंबे अरसे तक चल जाएंगे, ये खत्म नहीं होंगे इतनी जल्दी। ठीक है, तो वो दोनों में तो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अब कहेंगे ठीक है, खर्चा बच गया है, आईपी बच जाएंगे, लेकिन काम तो चल ही नहीं रहा, हम तो इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। या तो बंदा इस्तेमाल भी कर सके ना, हम तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ये तो आइडिया फ्लॉप हो गया। अभी जो थोड़ी देर के लिए हमें खुशी मिली थी, हम नहीं चाहते कि वो इतनी जल्दी चली जाए, तो इसका फिर एक इलाज निकाला गया कि इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल बनाया जाए। प्रैक्टिकली ये कॉन्सेप्ट चल कैसे सकता है, इसका फिर इलाज ढूंढा गया, और उस इलाज का नाम है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। पहला इलाज जो सामने आया उसका नाम है नेट या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है जी। मैं अभी, अच्छा ये ना, ये टॉपिक पढ़ते हुए ना दरमियान में बहुत सारे वसवसे, अजीबोगरीब से ख्यालात आपके ज़हन में आएंगे। अच्छा मुझे सब पता है, ठीक है जी, तो हर चीज का एक वक्त है, वो सही वक्त आने पे आज ही सब कुछ, आज जब आप यहां से उठेंगे ना, तो ये नेट वाला पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होगा। पूरी तवज्जो के साथ आपने इसको समझना है। आपके ज़हन में सवाल आएंगे, उन पे काबू पाके रखना है। ठीक है, मुझे पता है क्या सवाल आएंगे और उनका क्या जवाब कैसे देना है, वो अब आप देखते जाए। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है जी। अच्छा अब ये नेट करता क्या है, जरा पहले समझ लें इस चीज को। ये जो आपका
प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है? बिल्कुल होता है जी। ये प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होता है। डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता कौन है? राउटर। डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने वाला एक राउटर होता है जी। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है आज तक। ठीक है, तो इस राउटर के एक तरफ प्राइवेट नेटवर्क की स्कीम होगी आपके, यही 10 वाला नेटवर्क, और जो दूसरी साइड है जो पब्लिक नेटवर्क की तरफ जा रही है, वहां पे कौन से आईपी असाइन किए जाएंगे? पब्लिक वाले आईपी असाइन किए जाएंगे। पब्लिक आईपी कौन से होते हैं? जो प्राइवेट नहीं होते। पब्लिक आईपी कौन से होते हैं? जो प्राइवेट नहीं होते, क्योंकि उनकी तादाद तो ज्यादा है। क्या क्या बताते रहेंगे? ठीक है, तवज्जो इधर की गेम हाथ से निकल जानी है, फिर मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो राउटर क्या कर रहा है? आपका जो गेटवे है टेक्निकली वो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक से कनेक्ट करवा रहा है। अच्छा, ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ना, पब्लिक आईपी एड्रेस पेड होता है, पैसों का होता है। पब्लिक आईपी एड्रेस की कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। पब्लिक आईपी एड्रेस की कीमत हम किसको अदा करते हैं? हम अपने आईएसपी को अदा करते हैं। हम अपने आईएसपी को पब्लिक आईपी एड्रेस इस्तेमाल करने के पैसे देते हैं। कब और कैसे देते हैं? आपने कभी, ये मैंने सवाल पहले भी पूछा होगा, आपने कभी पब्लिक आईपी खरीदा आज तक? सबने खरीदा, सबने खरीदा। अगर आपके घर में इंटरनेट का कनेक्शन है, अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक पब्लिक आईपी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो आपका इंटरनेट का पैकेज है जिसके आप हर महीने पैसे अपने आईएसपी को पे करते हैं, उसमें पब्लिक आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करने के पैसे भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपका आईएसपी आपको पब्लिक आईपी असाइन करेगा। आईएसपी को पब्लिक आईपी कहां से मिला होता है? आप तो डायरेक्ट ऊपर पहुंच गए ना। 5 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज होती हैं, उसमें से हमारे केस में जो है वो एशिया पैसिफिक वाली है, एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, एपनिक उसका नाम। तो हमारे आईएसपी को रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री जिसका नाम एपनिक है, वहां से आईपी मिलते हैं। एपनिक को कहां से मिलते हैं? उसके ऊपर अयाना और आईकैन ये 2 नाम आते हैं, उनको वहां से मिलते हैं। ठीक है, ये पूरी एक हायरार्की हमने शुरू में देखी थी। तो पब्लिक आईपी जनाब हमें एक मिलेगा, तो लेट से इसका पब्लिक आईपी है 1.1.1.1, इसका पब्लिक आईपी है 2.2.2.2, इसका पब्लिक आईपी है 3.3.3.3 और इसका पब्लिक आईपी है 4.4.4.4। पब्लिक आईपी एड्रेस जिस वक्त आपके पास जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, लेट से 1.1.1.1, ये उस वक्त दुनिया में किसी और के पास नहीं हो सकता। जो पब्लिक आईपी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस वक्त वो पब्लिक आईपी दुनिया में किसी और के पास नहीं हो सकता। पब्लिक आईपी एड्रेस पब्लिक नेटवर्क में यूनिक होता है। पब्लिक आईपी एड्रेस, पब्लिक नेटवर्क कौन सा होता है? इंटरनेट। तो इंटरनेट में कौन सा आईपी यूनिक होता है? पब्लिक वाला। क्या इंटरनेट में प्राइवेट आईपी एड्रेस यूनिक होता है? सवाल ही पैदा नहीं। अब वो अगर होता तो हम ये बात ही ना कर रहे होते। अभी देखा ना, उधर भी 10, उधर भी 10, उधर भी 10। आप प्राइवेट आईपी लेके अगर पब्लिक नेटवर्क में चले जाएंगे तो सब एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। होगा तेरा भी यही आईपी, तेरा भी यही आईपी, मेरा भी यही आईपी है। सब कहेंगे जी हमारे तो आईपी सेम हो गए, हम तो सब हम शक्ल है, जगह जगह शीशे लगे हुए, तो कंफ्यूजन हो जाएगी उससे। ठीक है जी, तो पब्लिक नेटवर्क में पब्लिक आईपी यूनिक होता है। ठीक है जी, और जो आईपी आपके पास है वो दुनिया में उस वक्त किसी और के पास नहीं हो सकता, ये तो गारंटी है। ठीक है, तो ये इन चारों का पब्लिक आईपी मैंने डिफरेंट लिख दिया, जो इनको इनके आईएसपी ने पैसे देके ये साइन किया हुआ है। ठीक है, और हर महीने वो इनके पैसे चार्ज करता है। ठीक है, और ये पैसे बढ़ते भी जाते हैं। ठीक है, आप में से पीटीसीएल इस्तेमाल करने वाले काफी सारे लोग होंगे, तो ये अभी पीटीसीएल ने लास्ट मंथ भी दोबारा एक मैसेज भेज दिया हुआ था, अगर किसी को मैसेज नहीं मिला तो अगले बिल में पता लग जाएगा आपको। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी हम आपके पैसे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जो कॉस्ट बढ़ रही है तो हमारे लिए खर्चे चलाना मुश्किल हो गया है, लिहाजा इतने 100 रुपए आपके महाना जो है वो अब बिल में इजाफा कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो वो बढ़ जाएगा। अभी अगले महीने मुझे तो लगता है फिर बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह पेट्रोल और बाकी चीजें बढ़ती जा रही हैं तो उसका इम्पैक्ट जब आएगा तो ये चीजें भी बढ़ती जाएंगी। कोई मसला नहीं, हौसला रखो। ठीक है, अच्छा जी, तो अब पब्लिक आईपी असाइन हो गए, तो आपके राउटर के एक तरफ पब्लिक आईपी और एक तरफ प्राइवेट आईपी चल रहे हैं। प्राइवेट आईपी का रूल ये है, प्राइवेट आईपी भी यूनिक होता है लेकिन विद इन प्राइवेट नेटवर्क। जैसे ही आपका प्राइवेट नेटवर्क है ना, और जैसे हमारे केस में ये देखें, ये सारे का सारा ये एक प्राइवेट नेटवर्क है,
हमारी इस तस्वीर में 2 प्राइवेट और 1 पब्लिक नेटवर्क है। इस तस्वीर में 2 प्राइवेट और 1 पब्लिक, वो दरमियान वाला जो वैन है ये पब्लिक है और बाकी दोनों प्राइवेट है। ठीक है जी। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस प्राइवेट नेटवर्क में यूनिक होता है, प्राइवेट आईपी प्राइवेट नेटवर्क में। लेकिन प्राइवेट आईपी को अगर आप पब्लिक नेटवर्क में लेके निकल आएंगे तो वो यूनिक नहीं रहेगा। अच्छा, प्राइवेट आईपी प्राइवेट नेटवर्क में पता है यूनिक कैसे होता है? आप एक नेटवर्क में एक आईपी 2 दफा इस्तेमाल कन्फिगर कर ही नहीं सकते, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। ठीक है जी, वो आपको कहेगा ये तो ऑलरेडी असाइन हुआ है। ठीक है, तो प्राइवेट नेटवर्क में एक आईपी 2 डिवाइसेस पे आप असाइन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है प्राइवेट नेटवर्क में प्राइवेट आईपी यूनिक होता है। ठीक है, अब साइंस आपको कुछ यूं लड़ानी है जिस तरह हम लोगों का भी घर में रहने का, घर में हमारा घर वाला लिबास लेट से कोई डिफरेंट होता है, लेकिन घर से हम बाहर निकलते हैं तो अपना हुलिया तब्दील करके निकलते हैं। तो प्राइवेट आईपी के साथ अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है, विद इन प्राइवेट नेटवर्क अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो यू कैन यूज प्राइवेट आईपी एड्रेस। लेकिन अगर आपको पब्लिक नेटवर्क में निकलना है तो जरा यहां पे नजर रखिएगा, ये इस राउटर के प्राइवेट नेटवर्क से ट्रैफिक जा रही है इंटरनेट की तरफ, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, प्राइवेट से निकल के किधर जाने लगी है? पब्लिक नेटवर्क में। तो ये वाला जो राउटर है ना, यहाँ पे अब एक खास काम करेगा आइंदा से, आज तक नहीं कर रहा था ये आपके, आइंदा करेगा। वो काम ये करेगा कि आपके पैकेट में सोर्स आईपी की भी फील्ड होती है और डेस्टिनेशन की भी होती है। डेस्टिनेशन आईपी तो आपका है फेसबुक का जो भी पब्लिक आईपी है वो होगा, या डीएनएस से आपने उसका डोमेन नेम, आपने तो डोमेन नेम ही लिखा होगा ना, लेकिन आपको इतना तो बड़े अच्छे तरीके से पता है पैकेट जाता तो आईपी भी है। ठीक है जी, डीएनएस का काम ही यही है, वो डोमेन नेम के बदले आपको आईपी बताता है। ठीक है, और फिर आप पैकेट आईपी पे भेजते हैं। तो फेसबुक का यहाँ पे पब्लिक वाला आईपी लिखा हो, यहां पे एक्चुअल में तो आपका प्राइवेट आईपी होता है 10.0.0.1। ठीक है जी, लेकिन जैसे ही ये पैकेट प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क में जा रहा होगा, वो राउटर जो इसको प्राइवेट नेटवर्क से रिसीव करके पब्लिक में भेजने लगा, जो आपका गेटवे है, उसके ऊपर हम ऐसा कोई मैजिक करेंगे कि वो क्या करेगा कि जब वो इस पैकेट को पब्लिक नेटवर्क में भेजने लगेगा ना, तो इसका प्राइवेट आईपी, सोर्स वाला प्राइवेट आईपी हटा के वहां पे पब्लिक आईपी लिख देगा 1.1.1.1, जो कि आपके इस इंटरफेस पे था ये वाला। यानी जब उसे पब्लिक वाले इंटरफेस से बाहर भेजने लगेगा तो क्या करेगा? उसका सोर्स एड्रेस चेंज कर देगा, प्राइवेट हटा के वहां पे क्या लिख देगा? पब्लिक। अच्छा, अगर सबके साथ यही होगा तो अब फेसबुक को जो पैकेट मिलेंगे वही चारों पैकेट जो थोड़ी देर पहले डुप्लीकेट हो रहे थे, अब पता है क्या होगा? एक का सोर्स आईपी होगा 2.2.2, एक का होगा 3.3.3, एक का होगा 4.4.4 और एक का होगा 1.1.1। फेसबुक को जब 4 पैकेट मिले जिनका पहले एड्रेस सेम था 10.0.0.1, अब सबका चूंकि पब्लिक आईपी है और पब्लिक नेटवर्क में पब्लिक आईपी सबका डिफरेंट होता है, तो सबका पब्लिक आईपी डिफरेंट होगा और फेसबुक इजीली डिफरेंशिएट कर लेगा कि ये पैकेट अलग अलग सोर्सेस से मुझे रिसीव हो रहे हैं, और जिससे जो पैकेट रिसीव हुआ है फेसबुक उसी को उसका जवाब वापस देगा। तो हमारे इंटरनेट में किसी किस्म का भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो ये जो आपका गेटवे वाला राउटर है, जहां से आपकी प्राइवेट नेटवर्क से ट्रैफिक पब्लिक में निकल रही है, ठीक है, इसने क्या किया है? प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर दिया, चेंज कर दिया, मैप कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। प्राइवेट आईपी भी नेटवर्क एड्रेस होता है ना, पब्लिक आईपी भी नेटवर्क एड्रेस होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। नेट की इंतहाई बेसिक डेफिनेशन ये है, ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी। ठीक है जी, ट्रांसलेशन एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल, ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस इनटू पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है जी, एंड वाइस वर्सा, ये इसका उलट भी है, पब्लिक टू प्राइवेट भी, प्राइवेट की पब्लिक और पब्लिक की प्राइवेट में ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस इनटू पब्लिक आईपी एड्रेस। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? नेट या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, आप जरा ये जो नेट का कॉन्सेप्ट है,
इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करके समझने की कोशिश करते हैं। हमारा लेट से ये एक राउटर है जिसके एक तरफ पब्लिक और एक तरफ प्राइवेट नेटवर्क है। पब्लिक आईपी आपका 1.1.1 है। यहां पे आपको पता आपका स्विच लगा होगा, स्विच के साथ आपके मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। लेट से फिलहाल मल्टीपल यूजर नहीं है, एक ही है, फिलहाल एक ही है 10.0.0.1। तो बड़ी आसानी के साथ आप ये ट्रांसलेशन करवा लेंगे। आप राउटर को समझा देंगे कि 10.0.0.1 से जो पैकेट पब्लिक नेटवर्क में जा रहा हो तुमने उसकी ट्रांसलेशन 1.1.1 पे कर देनी है। यानी आप यूं मैपिंग ऐड कर लेंगे 10.0.0.1 को मैप कर दो, ट्रांसलेट कर दो 1.1.1.1 पे। यानी यहां से जो ट्रैफिक पब्लिक नेटवर्क में जाए उसकी इस पे ट्रांसलेशन कर देना, और जो तुम इस इंटरफेस पे रिसीव करो उसकी इस पे ट्रांसलेशन कर देना। ये तो बड़ा सिंपल है, आसान है। ठीक है, 10.0.0.1 की 1.1.1 पर 1.1.1 की 10.0.0.1, और नेट बस यही है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है ना, नेट जिसको हम कहते हैं, वो तो फिर यही है और इतना ही है। लेकिन इंडस्ट्री में या प्रैक्टिकली नेट चलता नहीं है ये वाला, क्योंकि चल नहीं सकता। वजह क्या है, हमारे जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क में इसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक यूजर हो। ऐसा होना तो बहुत कम है। घरों के नेटवर्क में एक यूजर नहीं होता जी, मल्टीपल यूजर होते हैं, मल्टीपल आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो कमर्शियल नेटवर्क्स में, दफातर में तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे एक यूजर तो कभी होगा नहीं, मल्टीपल ही होंगे। आप मल्टीपल में 3 कर लें, चलें 10.0.0.1 है, 10.0.0.2 है, 10.0.0.3 है। इन सारों की ट्रैफिक जब इंटरनेट पे जानी है, इन सारों की ट्रैफिक जब इंटरनेट पे जाएगी तो सबकी ट्रांसलेशन किस पे होनी है? 1.1.1 पे, एक पे ही होगी। यहां सवाल लोगों के ज़हन में ये आता है कि सर इस एग्जांपल में 10.0.0.1 की ट्रांसलेशन भी 1.1.1 पे होके जा रही है, 2 की भी 1.1 पे, 3 की भी 1.1। जाते हुए कोई मसला नहीं है, चला तो जाएगा। सारी दुनिया को कहेगा मैं 1.1.1 से आया हूं। अब जब इन तीनों के जवाब इंटरनेट से वापस आएंगे, उस वक्त ये राउटर डिसाइड कैसे करेगा कि मैंने कौन सा पैकेट किस वाले को वापस ट्रांसलेट करके देना है। यानी कि आपके टेबल में ये लिखा हुआ है 10.0.0.1 भी 1.1.1 से, 10.0.0.2 भी 1.1.1 पे, 10.0.0.3 भी 1.1.1.1 पे आपने ट्रांसलेट, ये आपने एक टेबल बनाया हुआ है ट्रांसलेशन का। इसको नेट टेबल कहते हैं। इस टेबल को क्या कहते हैं? नेट टेबल। जिस तरह राउटिंग टेबल था, ये नेट टेबल है। आपकी कॉन्फ़िगरेशन का ये नतीजा निकलेगा। इसमें मुझे बताएं, ये तो समझ में आता है कि इन तीनों की ट्रैफिक जब इंटरनेट पे जाएगी तो सोर्स आईपी तीनों का सेम होगा, तो जवाब भी इसी आईपी पे वापस आना है 1.1.1 पे। वापसी कैसे होगी? राउटर को कैसे पता लगेगा कि जो जिस रिक्वेस्ट का रिप्लाई वापस आया है वो इसका था या इसका था? नहीं पता लग सकता। फिलहाल जो सूरत हाल है उससे तो पता नहीं लग सकता। ज्यादातर लोग जब ये टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं उनके दिमाग में यही सवाल खटक रहा होता है, यही मसला खटक रहा होता है। मेरा ये मानना है कि कोई प्रॉब्लम अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए ना तो उसका सोल्यूशन भी अच्छे से समझ आ जाता है। प्रॉब्लम ठीक से समझ आ गई हो तो आप सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। मैं प्रॉब्लम ही को मजीद एलैबोरेट करने के लिए आपको एक मिसाल देता हूं। उम्मीद है आप सब जिंदगी में कभी ना कभी इस फेज से जरूर गुजरे होंगे। आपने बोर्ड के एग्जाम तो दिए होंगे मैट्रिक का बोर्ड हो सकता है, इंटर का हो सकता है, ठीक है जी, कैम्ब्रिज के हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं कहता हूं जी 3 कैंडिडेट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। एक का नाम ए है, एक बी है और एक सी है। 3 लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक का या आगे एफएससी का। तीनों जब अपना इम्तिहान मुकम्मल कर लेंगे, अच्छा वो लोग जो टाइम पे अपना पेपर मुकम्मल कर लेते हैं वो उठते हैं और अपनी आंसर शीट, वहां पे कंट्रोलर एग्जामिनेशन सीट पे बैठा होता है, टेबल उसके आगे होती है, उसको जाके अपना पेपर जमा करा के आ जाते हैं। बाकी कुछ इन्विजिलेटर्स भी होते हैं जो चक्कर चुक्कर लगा रहे होते हैं। वो लोग जिनका पेपर वक्त पे मुकम्मल ना हो, जो एंड तक लिखते रहते हैं, उनसे भी टाइम पूरा होने पे पेपर छीन लिया जाता है। लेकिन छीन के पेपर दिया उसको जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन है हवाले उसी के किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहता हूँ जी ये वो कंट्रोलर साहब है, ठीक है जी, मैं बिठा नहीं सकता इनको, मुझे इनको खड़ा रखना पड़ेगा, इतनी अच्छी वो नहीं है ड्राइंग, ठीक है जी।
तो जनाब इन तीनों ने ना पेपर टाइम पे मुकम्मल किया और जाके जमा करा दिया इसको। अच्छा, हमारे बोर्ड के अंदर ये रूल है, आप शायद इससे वाकिफ हो और आपने ये एक्सपीरियंस भी किया हो, आपकी जो एक्चुअल आईडी लिखी होती है ना आंसर शीट पे, आपका नाम और रोल नंबर, वो हटा दिया जाता है और उसके ऊपर एक फिक्टिशियस रोल नंबर लगा दिया जाता है। ठीक है जी, ताकि आगे जिसको ये पेपर चेक करने के लिए दिया जाए उसे ये ना पता हो कि वो किसका पेपर चेक कर रहा है, ताकि कोई फेवर वगैरह ना दी जाए और इंतकामी कार्रवाई भी ना किसी के साथ की जा सके। ठीक है, तो ये कंट्रोलर साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा यार अब ये काम मैं नहीं करना है। वो बैठ के ना अब मैपिंग कर रहा है, वो कहता है ए का रोल नंबर हटा के ना मैं इसकी जगह अप्लाई लिख देता हूँ एक्स। फिर वो कहता है बी का भी रोल नंबर हटा के मैं इसको भी असाइन, फिक्टिशियस रोल नंबर ही देना, वो इसको भी एक्स दे देता है और सी को भी जनाब वो एक्स। ठीक है जी, ये फाइल बना के वो अपने पास संभाल के रख लेता है। फाइल बनाई इसने और संभाल के रख ली। अब ये पेपर आगे रैंडम लोगों को चेक करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है जी, और जब इनको पेपर चेक करने के लिए आगे टीचर्स को दिए गए तो उन्हें नहीं पता था ये किसका पेपर है, किसी को नहीं पता था ये किसका पेपर है। ठीक है जी, और एक के नंबर आए 80, एक बंदे के नंबर आए पूरे 100 और एक के नंबर आए 90। देखा आपने मैं कितना पॉजिटिव हूं, किसी को मैंने गंदे नंबर नहीं दिए, 80, 90, 100। ठीक है जी, तो आपने जनाब ये नंबर, इन्होंने पेपर चेक किया, उन्हें क्या लगे, उन्होंने कहा जी हमें क्या लगे जिस मर्जी का पेपर, उन्होंने पेपर चेक करना है। पेपर चेक करके वापस किसको किया उन्होंने, कंट्रोलर एग्जामिनेशन। कंट्रोलर साहब ने कहा चलो जी पेपर चेक होके वापस आ गए, अब इन सब लोगों के जो एक्चुअल रोल नंबर्स हैं मैं वापस उनके ऊपर लगाता हूं ताकि रिजल्ट बनाया जा सके किसके कितने नंबर आए हैं। अब आप मुझे बताएं, जब कंट्रोलर साहब अपनी फाइल खोलेंगे तो उनके साथ क्या होगा, उनके पांव के नीचे से तो जमीन निकल जाएगी, धमाका होगा एक। ठीक है, और पांव के नीचे से जमीन भी। हुआ क्या है, वो क्या मुझे बताएं, वो बता सकते हैं कि ए बी सी के नंबर कितने आए हैं? नहीं बता, क्योंकि उनसे जो गलती हुई थी वो ये हुई थी, उन्होंने तीनों को ना जो फिक्टिशियस रोल नंबर असाइन किया था वो सेम था। अब वो ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन से वाला एक्स ए है, कौन बी है और कौन सी है। प्रॉब्लम समझ आई? सेम यही प्रॉब्लम आपके पास आ रही है और इस मसले का अब हमने निकालना है सोल्यूशन, हल। अब हम हल भी निकाल लेंगे, मसला कोई नहीं है। अच्छा, इतनी देर में मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये तो अंदाजा लगा लिया होगा कि ए बी और सी जो है ये प्राइवेट आईपी की जगह पे है और ये जो एक्स था ये पब्लिक आईपी है। ठीक है, ये ए बी सी प्राइवेट आईपी और ये जो एक्स है ये आपका पब्लिक आईपी था। ठीक है जी, सही हो गया। सोल्यूशन इसका क्या ज़हन में आता है, अगर मैं इन सबको यूं कर देता, मैं कहता जी, यानी कंट्रोलर एग्जामिनेशन यूं करता, वो कहता है x1, ए को x1 देता, बी को x2 देता और सी को x3। ठीक है, आगे अब जब वो पेपर चेक करने के लिए मुख्तलिफ टीचर्स को भेजेंगे तो यहाँ पे x2, यहाँ x1, यहाँ x3, उन बंदों को तो अभी भी नहीं पता लगेगा ना ये पेपर किसका है। अब जब ये पेपर चेक होके वापस आएंगे, कंट्रोलर साहब अपनी जब फाइल ओपन करेंगे, अब क्या वो सही रिजल्ट बना सकते हैं? अब आप मुझे बताएं, ए के कितने नंबर आए हैं? ए x1 है, ए के 100 नंबर आए हैं, तो ए के 100 नंबर हैं, बी के x2 आए 80, इसके 80 नंबर आए और सी के 90 नंबर आए। अब रिजल्ट सही बंदे को मिल गया ना उसका, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ा है, चेंज क्या करनी पड़ी है? आपको पता अब क्या लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा आपने ना सारों को ना पब्लिक आईपी भी क्या कर दिया है, डिफरेंट डिफरेंट दे दिया है। हमारी एग्जांपल के मुताबिक यही है, ए बी और सी प्राइवेट आईपी थे, तो आपने पब्लिक आईपी एक्स था, सबका सेम था, जिसकी वजह से सारा मसला आया था, तो आपने सबको क्या कर दिया, पब्लिक आईपी डिफरेंट डिफरेंट दे दिया। लग तो यही रहा है, x1, x2, x3, ये तो 3 पब्लिक आईपी हो गए ना, तो पब्लिक आईपी आपने डिफरेंट कर दी जिससे आपका मसला हल हुआ है। लेकिन ये मसला हल थोड़ी हुआ, ये तो आप कहेंगे सर वो जहां पहले एक आईपी जाया होना था आप दो कर रहे हैं, पब्लिक आईपी भी अलग अलग यूज कर रहे हैं, साथ में प्राइवेट आईपी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल बेनिफिट था वो तो नजर नहीं आ रहा। यहां पे सुनने वाला जुमला है, पब्लिक आईपी पहले भी एक था, पब्लिक आईपी अभी भी एक है। इस एग्जांपल में पब्लिक आईपी पता क्या है, एक्स, पब्लिक आईपी अभी भी एक्स है, मैंने पब्लिक आईपी के साथ एक अलहदा नंबर जोड़ दिया लाके। नंबर तो मुफ्त के ही होते हैं ना दुनिया में, हर नंबर की कीमत थोड़ी होती है। पब्लिक आईपी की कीमत है, इस एक्स की कीमत है, लेकिन साथ में ये जो मैंने एक अलहदा से नंबर मैंने जोड़ दिया ना, ये नंबर मुफ्त का नंबर है,
क्योंकि ये आईपी एड्रेस का हिस्सा नहीं है, यानी पब्लिक आईपी प्लस दिस मुफ्त का नंबर, उसके साथ ही मुफ्त वाला नंबर जोड़ दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये आपने एक अलहदा नंबर, ठीक है, इस अलहदा नंबर से मसला तो हल हो गया, इसको हम टैग कह सकते हैं, फॉर द टाइम बिंग हम इसको फ्लैग कह सकते हैं, ठीक है, जस्ट अ नंबर, ठीक है, सीक्वेंस नंबर कह सकते हैं। तो आपने जो अलहदा से नंबर ऐड किया है, ठीक हो गया, अच्छी बात है, लेकिन और मसला हल हो गया इसकी वजह से, इस नंबर की वजह से मसला हल हो गया। लेकिन आप कहेंगे सर वो रिसोर्सेज पे बोझ नहीं पड़ जाएगा, वो पहले सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी होता था साथ, आपने अब ये अलहदा से नंबर भी अगर ऐड कर दिया है, तो जितने भी पैकेट जाएंगे और आएंगे उनमें फिर रिसोर्सेज यानी पैकेट का साइज भी तो बढ़ जाएगा ना। इसके लिए अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि हमें कोई अलहदा से नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, अलहदा से नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें ट्रांसपोर्ट लेयर में कुदरत की तरफ से एक तोहफा मिल गया। वो कैसे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपको मैंने बताया था टीसीपी होता है, यूडीपी होता है, ठीक है जी, और इनके पोर्ट नंबर्स होते हैं। पोर्ट नंबर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप जब भी कोई पैकेट भेजते हैं ना, उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर पोर्ट नंबर तो होता ही होता है, और पोर्ट नंबर भी सोर्स और डेस्टिनेशन की शक्ल में होते हैं। ये जो पोर्ट नंबर है ना जी, पोर्ट नंबर है 16 बिट का। पोर्ट नंबर कितनी बिट का होता है जी? 16 बिट का एक आइडेंटिफायर है, 0 से लेकर 65,535 तक ये जाता है, ठीक है जी। तो 65,535 तक ये रेंज है। जब भी एक पैकेट बनता है, पैकेट में सोर्स पोर्ट नंबर भी होता है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी होता है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आपके प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। जैसे अगर ये 80 होगा तो HTTP, 23 होगा तो टेलनेट, 22 होगा तो SSH, 67 या 68 होगा तो DHCP के होंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। मुख्तलिफ किस्म के, 53 होगा तो DNS, ठीक है। तो यहां पे जो पोर्ट नंबर लिखा जाता है वो किसी ना किसी एप्लीकेशन का होता है, लेकिन इसके साथ जो सोर्स पोर्ट नंबर होता है ये हमेशा एक रैंडम नंबर होता है। रैंडम सोर्स पोर्ट नंबर हमेशा रैंडम नंबर होता है। ऐसे कोई भी नंबर इस रेंज में से इस्तेमाल कर लिया जाता है। हमने जनाब इसका इस्तेमाल किया है। वो जो टैग जिसको हम कह रहे थे ना साथ इजाफी नंबर जोड़ेंगे, वो ये वाला सोर्स पोर्ट नंबर है। हमने इससे फायदा उठाना शुरू कर दिया। हमने कहा जी हम एक काम करेंगे, हमारे ये जितने भी पैकेट जा रहे हैं ना अलग-अलग आपके जो सोर्सेज से आ रहे हैं, उनके पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ जरा तवज्जो एक चीज पे दीजिएगा, आप डेस्टिनेशन वाले खाने के साथ तो छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे। सोर्स का प्राइवेट आईपी था, उसे सोर्स पब्लिक आईपी से रिप्लेस कर रहे थे आप, याद है? नेट में आपने क्या कहा था? सोर्स का जो प्राइवेट एड्रेस है उसे सोर्स पब्लिक आईपी पे ट्रांसलेट कर दो। छेड़खानी सोर्स वाले पार्ट के साथ हो रही थी, डेस्टिनेशन को तो छेड़ा भी नहीं आपने, ठीक है जी। तो ये जो सोर्स आईपी था उसके साथ आपने कहा सोर्स पोर्ट नंबर एम जा रहा होता है, उसको साथ में इस्तेमाल करना शुरू कर दो, ठीक है जी। तो हमने क्या कहा, ये जितने भी पैकेट जा रहे होंगे ना सबके साथ वो राउटर क्या करेगा, सोर्स पोर्ट नंबर अलहदा अलहदा असाइन करेगा। क्या ये नंबर मैं और आप असाइन करते हैं? हम भी कर सकते हैं, यानी ये काम स्टैटिकली भी हो सकता है और डायनेमिकली भी हो सकता है। बाय डिफॉल्ट ये डायनेमिकली ही होता है, बाय डिफॉल्ट ये काम डायनेमिकली होता है, बट हम चाहें तो हम खुद भी ये नंबर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका सिस्टम अब पता क्या करना शुरू कर दिया उसने, हमने सिस्टम को समझा दिया है कि भाई तुमने ना प्राइवेट आईपी की सिर्फ पब्लिक आईपी में ट्रांसलेशन नहीं करनी, साथ में पोर्ट नंबर भी ऐड करना है, साथ में पोर्ट नंबर भी ऐड करना है, जो कि मैं भी जा ही रहा था फारिग। मैंने कहा यार इसको इस्तेमाल में ले आओ, हमारा फायदा हो जाएगा, पूरी दुनिया का फायदा हो जाएगा। ठीक है जी, इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो अब प्राइवेट आईपी की पब्लिक आईपी पे ट्रांसलेशन नहीं होती, बल्कि प्राइवेट आईपी की पब्लिक आईपी और पोर्ट नंबर पे ट्रांसलेशन होती है। तो इन सारों को जो पोर्ट नंबर असाइन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। हम भी करेंगे तो डिफरेंट करेंगे, सिस्टम भी करेगा तो रैंडमली डिफरेंट नंबर ये असाइन करता है, ठीक है जी। तो अब मुझे बताएं, जो ट्रांसलेशन अब आप कर रहे हैं, ठीक है जी, जब पैकेट जाता है, अच्छा जाने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा तो वापसी पे हो रहा है।
वापसी पे ट्रांसलेशन किसकी बुनियाद पे हुई है? पोर्ट नंबर की वजह से ट्रांसलेशन आपकी हो रही है प्राइवेट आईपी पे। पोर्ट नंबर की, पब्लिक की वजह से होनी होती ना पब्लिक आईपी की, तो पहले ही हो जाती। तो वापसी पे ट्रांसलेशन किसकी वजह से हुई है? पोर्ट नंबर टू प्राइवेट आईपी। अच्छा, हम अब वो तो वापसी पे हो रही है ना, तो जाते हुए हम ट्रांसलेशन अब कैसे करते हैं? प्राइवेट आईपी की पब्लिक में ट्रांसलेशन करते हैं? नहीं, प्राइवेट आईपी की पब्लिक आईपी एंड पोर्ट नंबर पे ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी एंड पोर्ट नंबर, ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी एंड पोर्ट नंबर। ये तो नेट नहीं होता। नेट की डेफिनेशन तो ये थी, ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस इनटू पब्लिक आईपी। इसमें तो कहीं पोर्ट नंबर नहीं लिखा हुआ था। तो ये तो जो मैं भी कह रहा हूं वो तो नेट नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी एंड पोर्ट नंबर। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। और ये क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी एंड पोर्ट नंबर। ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस इनटू पब्लिक आईपी एंड पोर्ट नंबर, इसको पैट कहते हैं। अच्छा, इसका ना मुख्तलिफ वेंडर्स में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम है। इसको हर जगह पैट नहीं कहा जाता। सिस्को में इसको कहते हैं नेट ओवरलोड। सिस्को ने पैट का नाम क्या रखा हुआ है? नेट ओवरलोड। और जनरली इसका एक और नाम भी है, इसको एक्सटेंडेड नेट भी कहते हैं। सही है, वैसे नेट एक्सटेंड हुआ है। इस डेफिनेशन में देखिए नेट भी नजर आ रहा है लेकिन एक्सटेंशन के साथ आ रहा है। नेट क्या होता है? ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक। अच्छा, यहां तक तो नेट है, अब आगे एक्सटेंशन है एंड पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर साथ में एक्सटेंशन है, तो इस चीज को एक्सटेंडेड नेट भी कहते हैं, नेट ओवरलोड भी कहते हैं और पैट भी कहते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। आज के जमाने में नेट होता होगा या पैट होता होगा? पैट ही होता होगा। नेट की हमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक ही सोर्स तो एक ही डेस्टिनेशन, एक ही पब्लिक आईपी एक ही प्राइवेट आईपी, बहुत कम ही ऐसा होगा। ठीक है जी। तो लिहाजा इम्प्लीमेंट, अब जहां पर भी आपको ये ट्रांसलेशन नजर आती है वो पैट वाली या नेट ओवरलोड वाली या एक्सटेंडेड नेट वाली होती है। ठीक है नहीं जी, यहां तक भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है, अब इसको सिस्को आईओएस में इंप्लीमेंट भी करना है। ठीक है जी, इसको वेरीफाई भी करना है, कर लेते हैं, मसला ही कोई नहीं है, बड़ी आसान कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और इसका मतलब है आपके घर में वो जो एक सीपीई पड़ा हुआ है, कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट, जिसको हम लोग मॉडेम भी कहते हैं, राउटर भी कहते हैं, स्विच भी कहते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी कह देते हैं, कभी जो दिल चाहे कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट सीपीई, ये डिवाइस सर्विस प्रोवाइडर की है जो कस्टमर के नेटवर्क में इंस्टॉल की जाती है। सीपीई, कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट, कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट। कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, कॉपर के केस में अलग होगा, वायरलेस के केस में अलग हो सकता है, फाइबर के केस में अलग हो सकता है। ठीक है जी, उसके ऊपर और कुछ हो ना हो, नेट जरूर, ये बल्कि नेट नहीं कहना चाहिए, पैट जरूर चल रहा होगा, या एक्सटेंडेड नेट जरूर चल रहा होगा, या नेट ओवरलोड जरूर कॉन्फ़िगर्ड होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, उस डिवाइस के ऊपर आपका नेट या पैड जरूर कॉन्फ़िगर्ड होता है, पहले से ही होता है, आपका आईएसपी कॉन्फ़िगर करके जाता है। ठीक है, और आप खुद अगर उसको उसमें मॉडिफिकेशंस करना चाहें तो देयर आर पॉसिबिलिटीज, आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर चल रहा है वो आना चाहिए, उसका कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। ठीक है जी, तो सिस्को आईओएस में ये काम हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अभी सिखाने लगा हूं। उसके लिए जी एक जरा नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं और उसके ऊपर ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। डायग्राम हमारे पास एक ऑलरेडी आज बनी हुई है, इसी को सामने रखते हुए आगे की डिस्कशन को हम समझते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे ना एक सेंटर में एक ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लाइन सीधी कर लेते हैं।
जब सहूलत है हमारे पास सीधी लाइन लगाने की तो सीधी लाइन लगाते हैं। अच्छा, अब ये मैंने इस नेटवर्क डिजाइन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये डिवीजन कुछ इस तरह से है कि इस लाइन के जो लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी है ना, उसके एडमिनिस्ट्रेटर आप हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके, सब कुछ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में आता है। वहां के सिस्टम्स भी, वहां का नेटवर्क भी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी आप ही हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी आप ही हैं, और इस लाइन के पार जो कुछ भी है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप से बाहर है। ठीक है जी। उस हवाले से अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा जी ये डायग्राम का ये हिस्सा मेरे लिए इनसाइड है और डायग्राम का ये हिस्सा मेरे लिए आउटसाइड है। अगर दूसरी तरफ के एडमिनिस्ट्रेटर से ये सवाल किया जाए तो वो इसका उलट जवाब देगा, वो कहेगा मेरी इनसाइड ये है और आउटसाइड ये है। इनसाइड से मुराद वो नेटवर्क का वो हिस्सा जो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन की स्कोप में आता है, जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, और आउटसाइड वो आप कहते हैं मेरे बस से बाहर है, ये मेरे जॉब रोल या जॉब के स्कोप से बाहर है, आउट ऑफ स्कोप है। तो आप ये समझे आउटसाइड जो कुछ भी है वो आउट ऑफ स्कोप है आपके लिए। इनसाइड, अच्छा उसके बाद नेटवर्क का जो ये वाला हिस्सा है, ये देखें इस डायग्राम का जो ये वाला हिस्सा है, ये पब्लिक है ना, इसको हम लोग वैन भी कह रहे हैं, इसको हम पब्लिक भी कहते हैं, ठीक है जी, और इसी को हम ग्लोबल भी कहते हैं। नई टर्म इसमें आई है ग्लोबल, ये हिस्सा क्या कहला रहा है जी, ग्लोबल। अच्छा उसके बाद ये वाला जो हिस्सा पूरा, ये वाला नेटवर्क का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम प्राइवेट भी कह रहे हैं और इसको हम लोकल भी कहते हैं, लोकल। सिमिलरली जो ये वाला पार्ट है ये प्राइवेट भी है और लोकल भी है, ठीक है, लोकल लोकल। अच्छा अब आपने मुझे ये बताना है, ठीक है जी, बल्कि हसन जो है वो पूरा गौर करके हमें ये बताएगा, ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस और इसका आईपी सब कुछ ये डिजाइन में कहां पे वाकया है, ये यानी ये किस हिस्से में आ रहा है, इनसाइड, आउटसाइड, ग्लोबल, लोकल, क्या लगता है? ये इस लाइन से इधर ही है ना, तो इनसाइड तो हो गया। अच्छा उसके बाद इनसाइड ग्लोबल है या इनसाइड लोकल है? ये ग्लोबल है, ये देखें ये ग्लोबल वाले पार्ट में आ रहा है ना, तो इट इज इनसाइड ग्लोबल। ये इंटरफेस इनसाइड ग्लोबल है और इसका आईपी भी इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस कहलाएगा। अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इनसाइड लोकल, ये इंटरफेस और इसका आईपी एड्रेस इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस या इनसाइड लोकल इंटरफेस कहलाएगा। इट इज इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल। अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है आपके लिए? ये आउटसाइड ग्लोबल है और ये आउटसाइड लोकल है। दूसरी तरफ का एडमिनिस्ट्रेटर इसका उलट बताएगा, उसका इनसाइड और आउटसाइड डिफरेंट है, ठीक है। आप अपने लिहाज से बात करें, ये इनसाइड लोकल, ये इनसाइड ग्लोबल, ये आउटसाइड ग्लोबल और ये आउटसाइड लोकल। सीसीएनए के एग्जाम में आज से को 10-15 साल पहले एक लैब आया करती थी, बहुत फ्रीक्वेंटली काफी सालों तक आती रही थी, जिसमें नेट ही इंप्लीमेंट करना होता था। यानी नेट तो आपको पता है कुछ कोई हैसियत ही नहीं है उसकी, पैट इंप्लीमेंट करना होता था। उसमें कभी स्टेटमेंट आती थी ये प्राइवेट आईपी है, ये पब्लिक आईपी है, प्राइवेट की पब्लिक में ट्रांसलेशन करा दो, कभी स्टेटमेंट ये होती थी। और कभी आता था ये इनसाइड लोकल एड्रेसेस हैं और ये इनसाइड ग्लोबल एड्रेसेस हैं, इनकी आपस में ट्रांसलेशन करा दो। बात एक ही है, इनसाइड लोकल प्राइवेट ही होते हैं और इनसाइड ग्लोबल पब्लिक ही होते हैं। आपने अपने लिए नेट इंप्लीमेंट करना होता है, दूसरे के नेट के आप रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप अपने इनसाइड के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ट्रांसलेशन ऑफ इनसाइड लोकल टू इनसाइड ग्लोबल इज कॉल्ड नेट, और ट्रांसलेशन ऑफ इनसाइड लोकल टू इनसाइड ग्लोबल एंड पोर्ट नंबर इज पैट। बात तो एक ही है, यानी अल्टरनेट टर्म्स मौजूद हैं, यानी उसको प्राइवेट भी कहते हैं और इनसाइड लोकल भी कहते हैं, उसको पब्लिक भी कहते हैं और इनसाइड ग्लोबल भी कहते हैं, बात एक ही होती है। अच्छा इस सारे के लिए यानी लैब इंप्लीमेंटेशन के हवाले से मैं बात करूं तो ये जो चीजें मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की हैं, इसमें मेरे और आपके करने वाला कोई काम है नहीं, ये तो प्री डिफाइंड है ना।
एक डिजाइन जब बनता है तो उसका इनसाइड लोकल क्या होता है तो पहले से ही पता है, इनसाइड ग्लोबल क्या, उसमें हम क्या कर सकते हैं वो होता है बस। ठीक है, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल था कि जिसको आप प्राइवेट और पब्लिक के नाम से जानते हैं उनका एक और नाम भी है, उन्हें इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल भी कहते हैं। अब मेरे और आपके करने वाला जो काम है ना वो मैं अब आपको बताता हूं, जो लैब हमने करनी है उसमें शुरू करते हैं जी। उसमें कहानी ये है कि ये जो राउटर है, जो आपका गेटवे है, राउटर का इनसाइड और आउटसाइड अलग होता है। वो तो पूरी डायग्राम का था ना, वो इनसाइड और आउटसाइड आपके एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के हवाले से था। अब नेट और पैड के वाले से हम बात करें तो इस राउटर का एक इनसाइड और आउटसाइड है जो कि वैसे ही डिफाइन होता है जैसे एसीएल में था। पैकेट जहां इन हो रहा है वो इन बाउंड, जहां से बाहर जा रहा है वो आउट बाउंड। ठीक है जी, तो आपने कौन से एड्रेसेस की ट्रांसलेशन करनी, जिनकी करनी है वो आपके इनसाइड है, वो ये है। यानी ये वाला इंटरफेस इस राउटर का इनसाइड है और ये वाला इंटरफेस इस राउटर का आउटसाइड है। मैं राउटर के इनसाइड और आउटसाइड की बात कर रहा हूं, पूरे डिजाइन के इन और आउट की बात नहीं कर रहा। ये दो अलग बातें हैं, इन्हें आपस में कंफ्यूज नहीं करना। डायग्राम का इनसाइड और आउटसाइड तो हमारे बस में नहीं है डिफाइन करना, वो तो होता है जैसे है वैसे है। हमने जो डिफाइन करना है नेट पैट इंप्लीमेंट करने के लिए, वो उस राउटर का इन और आउट डिफाइन करना है कि इस इंटरफेस से आने वाली ट्रैफिक वो इनसाइड हो गया और इस इंटरफेस से जाने वाली ट्रैफिक वो आउटसाइड हो गया, इनकी ट्रांसलेशन कर दो। तो इस राउटर का वो हिस्सा जो प्राइवेट वाले हिस्से से कनेक्टेड है वो हमारा इनसाइड होगा, जो पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है वो हमारा आउटसाइड होगा। तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वो कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। इस डायग्राम में इस वक्त कोई नेट पैड तो नहीं इंप्लीमेंट हुआ हुआ, हमने तो नहीं किया और नहीं हुआ हुआ, बाय डिफॉल्ट कोई नेट पैड नहीं होता। ठीक है, अच्छा मैं यानी अभी अगर कोई पैकेट भेजूं जहां सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक रास्ते में कोई आईपी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं ना जरा राउटर बी पे जा रहा हूं और क्या करने लगा जरा देखिएगा। राउटर बी पे आया, एक कमांड दे रहा हूं डीबग सिसलॉग, याद है सिस्टम लॉगिंग मैसेज। कभी जिंदगी में सिसलॉग मैसेज देखा आपने? कभी जिंदगी में? आज देखा? अभी स्क्रीन पे अभी भी नजर आ रहे हैं। जब भी कोई इंटरफेस अप होता है या डाउन होता है लॉग मैसेज आता है। वो इन्हीं की बेस पे तो आपने वो एम्बेडेड इवेंट मैनेजर भी कॉन्फ़िगर किया था और आपका वो जो एक्शन होता था वो एक CLI पैटर्न अगर ये हो सिसलॉग मैसेज तो ठीक है जी, तो आपने उसकी बेस पे एक्शन कॉन्फ़िगर किया हुआ। तो इनको सिसलॉग मैसेज कहते हैं, सिस्टम लॉगिंग मैसेजेस। सिस्टम लॉगिंग मैसेजेस, सिस्टम लॉगिंग मैसेजेस की एक टाइप है जिनको कहते हैं डीबग मैसेजेस। डीबग मैं जो अभी इनेबल करने लगा हूं, जिनको मैं क्या करने लगा हूं, इनेबल। शो की कमांड का इंपैक्ट ये होता है कि शो की कमांड आपको प्री बिल्ड आउटपुट्स दिखाती है। क्या दिखाती है? प्री बिल्ड आउटपुट्स दिखाती, पहले से बनी बनाई। राउटिंग टेबल बना होगा तो नजर आएगा ना, उसके अलावा रनिंग कॉन्फ़िग बनी होगी तो दिखेगी, स्टार्टअप कॉन्फ़िग बनी होगी तो दिखेगी, आर टेबल बना होगा तो दिखेगा। ठीक है जी, फ्लैश में कुछ होगा तो दिखेगा। आप बनता हुआ नहीं देख सकते, रनिंग कॉन्फ़िग बनती भी नहीं नजर आती, बन के फिर नजर आती है। तो शो की कमांड से क्या नजर आता है? प्री बिल्ड आउटपुट्स। शो की कमांड क्या दिखाती है? प्री बिल्ड आउटपुट्स। डीबग से आप देख सकते हैं, रियल टाइम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। डीबग की कमांड किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर रियल टाइम वेरिफिकेशन। आपको याद है मैंने कहा था पैकेट आता हुआ भी हम देख सकते हैं, पैकेट जाता हुआ भी देख सकते हैं, कहां से आया है कहां जाना है, डिस्कार्ड हो रहा है या फॉरवर्ड हो रहा है, राउटेबल है या अनराउटेबल है। जिक्र किया था ना मैंने इसका, बिल्कुल, जब राउटिंग टेबल का पहली दफा तारुफ करवाया था। ठीक है जी, तो वो कमांड में आपके सामने भी लिख रहा हूं, डीबग आईपी पैकेट। डीबग आईपी पैकेट एंटर करते हैं जी, कहता है पैकेट डिबगिंग इज ऑन। मैंने राउटर बी को ये कहा है कि जो आईपी पैकेट तुम रिसीव करोगे और जो सेंड करोगे मुझे भी दिखाना साथ में। रियल टाइम वेरिफिकेशन करना चाह रहा हूं, जो आईपी पैकेट तुम रिसीव कर रहे हो या सेंड कर रहे हो मैं देखना चाह रहा हूं। स्क्रीन पे मैसेज क्यों नहीं आ रहा कोई? क्योंकि अभी कोई पैकेट ना आ रहा है ना जा रहा है। तो पैकेट लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पिंग कर लें, पिंग कर लेंगे।
तो पैकेट आएगा भी और जाएगा, एको आएगा रिप्लाई जाएगा, तो इधर कुछ ना कुछ दिखेगा। ये मैंने कहा इनेबल किया डिबगिंग राउटर बी पे, ये नहीं वहां पे जब जरूरत होगी तो कर लेंगे। ये सिस्टम कौन सा है? 192.168.1.8, आज इसका आईपी 1.8 है। मैं यहां आता हूं और यहां से ना मैं राउटर बी को पिंग करूंगा, पिंग 1.1.1.2, ये किसका आईपी है? बी का। यहां से आपको पता है ये 4 पैकेट भेजेगा और राउटर बी चारों का जवाब देगा। ये स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या हो रहा है? कुछ होना ही चाहिए था, जाहिर है। एको आएगा, एको का ये रिप्लाई भेजेगा। सोर्स कौन है जी एको का? भाई वो चीज चूंकि मल्टीपल टाइम रिपीट होती है ना 4 दफा, तो इस वजह से मल्टीपल पैकेट दिखेंगे। तो सोर्स कौन है? 192.168.1.8 और डेस्टिनेशन कौन था? 1.1.1.2। आप देख लें नीचे यही चीज रिपीट हो रही होगी मल्टीपल टाइम। सोर्स जब बदला उलट हो गया तो ये एको नहीं, एको का रिप्लाई है। जब एको रिप्लाई जाता है तो सोर्स उलट जाता है ना जी, डेस्टिनेशन सोर्स बन जाती है और जो सोर्स है वो डेस्टिनेशन बन जाता है। तो मुझे ये बताएं, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक रास्ते में उसका असल प्राइवेट आईपी चेंज तो नहीं ना हुआ? यानी डेस्टिनेशन को क्या आईपी नजर आ रहा है? 192.168.1.8। तो इसका मतलब है रास्ते में कहीं पे भी उसका एक्चुअल आईपी चेंज नहीं हुआ। नेट या पैड क्या करता है? सोर्स आईपी चेंज कर देता है। एक तो जी ये नेट पैड से ना इससे ज्यादा की उम्मीद ना लगाइएगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई सोर्स आईपी चेंज होना है, इसके अलावा कुछ नहीं और होना। सोर्स आईपी प्राइवेट की जगह कौन सा आना शुरू हो जाएगा? पब्लिक वाला। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आनी। बंदा उम्मीदें पता नहीं क्या लगा लेता ना, पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है जी, तो इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी आपने इससे। अच्छा, तो अब जरा हम क्या करते हैं, ये मैं 192.168.1.8 से पिंग किया तो हमने देखा रास्ते में सोर्स आईपी चेंज नहीं हुआ। अब हम राउटर ए पे आते हैं जो कि हमारा इनसाइड है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की स्कोप में है। यहां पे आने के बाद राउटर ए पे हम कमांड देते हैं, सबसे पहले इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। ये इंटरफेस इस राउटर का इनसाइड है या आउटसाइड? ये आज के दिन की पहली नई कमांड है। मेरे साथ लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, ये पहली कमांड है जो आज नहीं दे रहे। वो एसीएल वाला टास्क तो पुराना था ना, पिछले हफ्ते भी दिया था, आज दोबारा एक दफा करवा दिया। तो फास्ट ईथरनेट 0/0 पे आप सब ने कहा ये इनसाइड है क्योंकि आपका प्राइवेट नेटवर्क इसके साथ कनेक्ट हुआ है, तो ये इस राउटर का इनसाइड है। बिल्कुल ठीक है जी। कमांड दे रहा हूं आईपी नेट के लिए, इसके लिए जी आईपी नेट के लिए ये वाला इंटरफेस इनसाइड है। आईपी नेट के लिए ये वाला इंटरफेस इनसाइड है। और इंटरफेस सीरियल 000 के बारे में क्या ख्याल है? आईपी नेट के लिए ये वाला इंटरफेस आउटसाइड है। वो इंटरफेसेस जिनको आप इनसाइड या आउटसाइड डिफाइन ना करें, वो इंटरफेसेस जिनको आप इनसाइड या आउटसाइड डिफाइन ना करें, उनके लिए नेट और पैट इंप्लीमेंट नहीं होता, उनकी ट्रांसलेशन नहीं होगी। हाँ, ये आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। राउटर ए के और भी तो इंटरफेसेस हो सकते हैं ना इन फ्यूचर, अभी तो हम 2 यूज कर रहे हैं। तो इसका सीरियल 001 भी है, इसका फास्ट ईथरनेट 0/1 भी है। उनसे आने वाली और उन पे जाने वाली ट्रैफिक के लिए कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी। ट्रांसलेशन सिर्फ और सिर्फ इन 2 इंटरफेसेस के लिए होगी जो इनसाइड और आउटसाइड डिफाइन हुए हैं। आप मल्टीपल इनसाइड और मल्टीपल आउटसाइड इंटरफेसेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। आप मल्टीपल इनसाइड और मल्टीपल आउटसाइड इंटरफेसेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। हमने फिलहाल जरूरत के मुताबिक अभी 2 ही किए हैं, एक को इनसाइड बनाया और एक को आउटसाइड। ठीक हो गया, साथ है, लिखने वालों ने लिख भी लिया है। अच्छा, अब एक्चुअल जो नेट, अभी मैं नेट इंप्लीमेंट करने लगा हूं। ठीक है जी, और जो मैं मेथड यूज करने लगा हूं ना जी नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए, इसको कहते हैं स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट, हम कौन सा नेट कॉन्फ़िगर करने लगे? स्टैटिक। दूसरी तरह का नेट क्या कहलाएगा? डायनामिक।
स्टैटिक और डायनामिक में जो फर्क आप लोगों को पता है कि स्टैटिक वो है जो हम करते हैं और डायनामिक वो है जो किसी प्रोटोकॉल से कराया जाता है, यहां थोड़ी सी डेफिनेशन में फर्क है। वो फर्क अभी आपके सामने आ जाएगा कि किस बुनियाद पे हम स्टैटिक को स्टैटिक और डायनामिक नेट को डायनामिक कहते हैं। अभी हम क्या करने लगे, स्टैटिक नेट। ये कौन सा मोड है इस वक्त, ग्लोबल मोड। कमांड है आईपी नेट, आईपी नेट इंप्लीमेंट करने लगा। क्या करने लगा, आईपी। किसके लिए, मेरे लिए, आपके लिए नहीं, एक इनसाइड सोर्स के लिए आईपी नेट इंप्लीमेंट करने लगा हूं, एक इनसाइड सोर्स के लिए। तरीकाकार कौन से वाला है, स्टैटिक वाला है। आईपी नेट इनसाइड, आईपी नेट इंप्लीमेंट करने लगा हूं इनसाइड सोर्स के लिए, और तरीका मेरा स्टैटिक वाला, ठीक है। अब इनसाइड सोर्स है कौन, किसके लिए करना है, 192.168.1.8। ये क्या जी, मेरा प्राइवेट आईपी 192.168.1.8, ये मेरा प्राइवेट आईपी है, ठीक है जी। और स्टैटिक भी है, वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये स्टैटिक भी है। अच्छा, उसके बाद अब इसकी ट्रांसलेशन करनी मैंने किस पे है, 1.1.1.1। इस सोर्स आईपी को मैं चाहता हूं ये ट्रांसलेट हो जाए इस पे, और जो कुछ इस पे आए वो ट्रांसलेट होके आ जाए इसके पास। मैंने एक प्राइवेट को एक पब्लिक आईपी पे ट्रांसलेट कर दिया है, उसके लिए मुझे एक लाइन लिखनी पड़ी है, और अगर 10 आईपी होते तो फिर 10 लाइनें लिख। स्टैटिक के अंदर एक तो जुर्म है ना, एक बीमारी है कि काम हमें ज्यादा करना पड़ता है, वो वाला तो है, वो तो आपको करना पड़ेगा, एक एक करके बाइंडिंग यहाँ पे इस तरह से करनी पड़ेगी, जो कि मुश्किल का है। तो मुश्किल का हमें कोई आसान सोल्यूशन तो ढूंढ ही लेंगे हम वक्त के साथ साथ, ठीक है। टेंशन ही ना लो, तो मैं कहता हूँ 1.25 करोड़ कर लो यार, ऐसे यूं नहीं हो सकता ना, उसका हल निकालना पड़ेगा। हाँ करना है तो फिर करें बैठ के, साथ साथ अपने गुनाहों की माफी भी मांगते रहे अल्लाह ताला, ठीक है। आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, और आपने ये इसको इस तरीके से लिख दिया। मैंने कहा था इसके नतीजे में एक टेबल बनता है जिसको नेट टेबल कहते हैं। तो नेट टेबल में एक एंट्री तो आ ही गई होगी अब, बिल्कुल। कमांड देते हैं शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। नेट टेबल देखने की कमांड क्या है, शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। इसमें आपको वही नजर आएगा जो आपने किया है, इसके अलावा और कोई चीज नजर नहीं आएगी। अगर मैं ये पूरा पेज यहां से लेकर यहां तक कैप्चर कर लूं तो ये कुल जितना है ना जी नेट की कहानी, वो सारी की सारी यहां पे कवर हो जाती है। एक सेकेंड, ये ले, ये मैंने आपके नोट्स में भी इसको ऐड कर दिया। इंटरफेसेस को इनसाइड और आउटसाइड डिफाइन किया, जिस सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करना है वो लिखा है, और नीचे इसकी वेरिफिकेशन कमांड भी मैं लिख चुका हूं। एंटर करें जी इसको। तो मैंने कहा था इसकी आउटपुट में वही नजर आएगा जो आपने किया है। इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल। ना बताया होता मैंने पहले ये, तो इस वक्त फटा पड़ जाना था कि ये कहां से आ गया, ठीक है जी। तो वो पहले मैंने डिजाइन के लिहाज से आपको समझा दिया था कि इनसाइड ग्लोबल क्या चीज होती है और इनसाइड लोकल क्या चीज। देखिए उसने खुद उन इंटरफेसेस को देखते हुए फैसला किया कि ये इनसाइड लोकल है और ये इनसाइड ग्लोबल है। 192.168.1.8 आपका इनसाइड लोकल है और 1.1.1 इनसाइड ग्लोबल है, और वाकई ठीक कह रहा है। वो कह रहा है इसकी इस पे और इसकी इस पे ट्रांसलेशन होगी। तो ट्रांसलेशन होगी जब ट्रांसलेशन कब होती है, जब पैकेट जाएगा। तो पैकेट भेज के देख लेते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल जैसे अगर आप पिंग करेंगे तो आईसीएमपी होगा, कोई और काम करेंगे तो टीसीपी होगा, ठीक है जी, या यूडीपी होगा। यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल हुआ तो यूडीपी लिखा हुआ नजर आएगा। ये जरा देखिए मैं दोबारा पिंग कर रहा हूं किसको, 1.1.1. राउटर बी को। थोड़ी देर पहले भी पिंग किया था, पिंग हो रहा था, अब भी किया पिंग हो रहा है। पहले और अब में फर्क क्या है जरा वो भी देख ली। ये क्या मैसेजेस आए हैं, लॉग मैसेजेस। डीबग चूंकि आपने इनेबल किया था। सोर्स आईपी आपको यहां क्या नजर आ रहा था जी, सोर्स आईपी क्या है, असल में तो ये आईपी नहीं था, असल में तो आईपी 192.168.1.8 है, लेकिन दुनिया को अब क्या आईपी दिखाई देगा, 1.1। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। कुल मिला के नतीजा यही निकलना है
कि सोर्स आईपी चेंज हो जाना है, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं लगानी आप, ठीक है। आएगा अभी, फिक्र क्यों करते, नेट से इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं, क्योंकि और पैड से भी इससे ज्यादा की उम्मीद आपने नहीं लगानी, वो क्योंकि उसमें सिर्फ पोर्ट नंबर ऐड हो जाएगा सारा, लेकिन हो यहां पे तो यही होगा, इधर तो आईपी नजर आएगा आपको और एक्चुअल आईपी नहीं नजर आएगा, ट्रांसलेटेड नजर आएगा। अच्छा वैसे इसका एक बाय प्रोडक्ट समझ लें, बाय प्रोडक्ट समझते हैं आप, मिसाल के तौर पे ये जो घी बनाने वाली कंपनीज हैं उसमें साबुन बाय प्रोडक्ट होता है उसका, कपड़े धोने वाला साबुन जो है, आपको पता है वो भी बनता है साथ में, वो भी बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाय प्रोडक्ट इसका हमें साथ में एक और भी मिल जाएगा कि कभी भी आपको, कभी भी इंटरनेट पे मौजूद किसी बंदे को आपका एक्चुअल प्राइवेट आईपी पता नहीं चलेगा, पब्लिक आईपी पता लग जाएगा लेकिन एक्चुअल प्राइवेट आईपी किसी को आपका नजर नहीं आएगा, ठीक है जी, सिर्फ पब्लिक आईपी पता लगता है, ठीक है। लेकिन ये मैंने एक बेसिक नेट, इंतहाई बेसिक नेट, जो कि जिसके लिए आपको एक एक लाइन की एंट्री करके कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, वो इंप्लीमेंट करके दिखाया है, ठीक है। अब जरा हम टास्क को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ठीक है। अब टास्क ये है, अब टास्क ये है, मैं कहता हूं, अच्छा इसको स्टैटिक कहने की वजह क्या थी वो भी तो सुन लें। इसको स्टैटिक कहने की रीजन ये थी कि आपने जब ये वाली लाइन टाइप की है तो आपने देखें ये पब्लिक आईपी यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, 1.1.1.1। हमें जो पब्लिक आईपी हमारे आईएसपी से मिलता है ये दो तरह का हो सकता है, ये डायनेमिक भी हो सकता है और ये स्टैटिक भी हो सकता है। अमूमन ये डायनेमिक ही होता है, अमूमन ये आईपी डायनेमिक ही होता है, जो कि वक्तन फवक्तन चेंज होता रहता है। डायनेमिक आईपी में आईएसपी ये करता है, मिसाल के तौर पे एक मोहल्ले में, एक इलाके में उसके कोई लेट से 10 कस्टमर्स हैं और वो ये देखता है कि ये 10 के 10 एक वक्त में तो बहुत कम ही है कि एक्टिव हुए हो, ठीक है जी, आजकल तो ऐसे हो ही जाते हैं, लेकिन एक जमाने में वो कहता है 10 के 10 एक ही वक्त में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है जी। वो कहता है मैंने हिसाब लगाया 9 लोग एक वक्त में ना एक्टिवेट हो जाते हैं, क्या होता है जी, 9 लोग एक वक्त में एक्टिवेट हो जाते हैं। वो अपने पास एक आईपी एड्रेसेस का पूल बनाएगा जिसमें 10 की बजाय 9 आईपी डाल देगा, 10 की बजाय, पहला बंदा आया उसको आईपी मिल जाएगा, 2 को भी मिल जाएगा, 8 को भी मिल जाएगा, 9 को भी मिल जाएगा, लेकिन अगर उस वक्त 10वां बंदा कभी आ गया तो उसे आईपी नहीं मिलेगा क्योंकि पूल एग्जॉस्ट हो चुका है, पूल में आईपी खत्म हो चुका, उसे वेट करना पड़ेगा। ऐसा बंदा अगर हेल्पलाइन पे कॉल कर ले तो उसे सबसे पहले क्या कहा जाता है, मॉडेम रीस्टार्ट कर ले, अच्छा दोबारा करके देखें उसमें लाइट तेज ब्लिंक कर रही है या आहिस्ता आहिस्ता ब्लिंक कर रही है, ठीक है जी। फिर भी असल में थोड़ी देर तो आपका टाइम गुजारा जा रहा था, फिर वो कहते हैं आप जरा थोड़ी देर वेट करें, आपका सिस्टम एक्सेस किया जा रहा है, वो काफी देर एक्सेस ही होता रहता है। फिर वो देखते हैं बैकएंड पे रीस्टार्ट रूस्टार्ट, अब जब वो देख लेते हैं मसला इसी किस्म का है तो जरा वो दोबारा रीलोड कर देंगे एक आधी दफा, थोड़ा सा टाइम जाया करेंगे, बात ना बन रही हो किसी भी सूरत में, फिर वो कहते हैं आपकी कंप्लेंट हमने नोट कर ली है, 24 से 48 घंटे में आपका मसला हल हो जाएगा। अक्सर वो चंद मिनट बाद ही हो जाता है, अक्सर ये भी होता है कॉल पे ही होते हैं आप तो मसला सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है जी। तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि आपको आईपी नहीं मिल रहा, बैकएंड के ऊपर आईपी एग्जॉस्ट हो चुका है आपका, ठीक है जी। तो ये आपके डायनेमिक आईपी इस्तेमाल करने में आईएसपी को भी ये फायदा होता है कि वो एक आधा आईपी उसमें बचा भी सकता है। आपको नुकसान ये होता है कि आपका आईपी चेंज होता रहता है, आप किसी को बता नहीं सकते कि मेरा पब्लिक आईपी ये है, क्योंकि आप जो आईपी अपना बताएंगे वो उस वक्त का होगा, घंटे बाद आपका पब्लिक आईपी वो होना जरूरी नहीं है। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं जी, वो स्टैटिक आईपी ले लेते हैं, वो कहते हैं जी मेरा पब्लिक आईपी स्टैटिक होना चाहिए, इसके लिए आपको आईएसपी को हर महीने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। स्टैटिक पब्लिक आईपी आपको मिल जाता है लेकिन जो आपका करंट बिल है उसमें 700 800 900 रुपया हस्बे तौफीक, ठीक है जी, आईएसपी टू आईएसपी वेरी करता है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं हर महीने, ठीक है जी, और आपका पब्लिक आईपी स्टैटिक हो जाएगा। फिर आप जो है वो अपना आईपी दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अगर किसी को आपने रिमोट एक्सेस देनी हो, आपने कोई वेबसाइट होस्ट की हुई है तो आप अपना आईपी बता के भी वेबसाइट जो है वो एक्सेस करवा सकते हैं। अगर ये आपका आईपी स्टैटिक है तो नेट का ये जो तरीका आपने अभी इस्तेमाल किया है ये उसी सूरत में हो सकता था अगर आपका पब्लिक आईपी स्टैटिक हो गया, आपने तो लिख दिया है, आपको पता था आपका आईपी यही है और इसने चेंज भी नहीं होना,
लेकिन अगर ये आईपी चेंज हो जाए थोड़ी देर बाद तो इस लाइन का कोई इंपैक्ट बाकी रहेगा? नहीं रहेगा। तो अब सिचुएशन ये है, अब मैं कह रहा हूं टास्क चेंज हो रहा है, मैं कहता हूं जी अब मेरे यूजर ज्यादा हैं, यूजर ज्यादा, पहले मैंने एक के लिए किया ना, अब मैं कहता हूं जी मैंने ये 8 है टोटल, इन 8 में से 4 के लिए नेट इंप्लीमेंट करना है, मैंने इन 8 में से कितनों की ट्रांसलेशन करानी है? 4 की। आप तो माशाल्लाह इतने हुनरमंद लोग हैं, आप तो 4 इवन और ऑड भी अलग कर सकते हैं। मैं कहूं जी इनके इवन के लिए ट्रांसलेशन हो, ऑड के लिए ना हो, आप तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और आप अगर कंसेक्यूटिव रेंज है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। मेरा टास्क ये है, मैं कहता हूं जी 8, 9, 10 और 11 टोटल एड्रेस कितने हैं? 8। 8 में से 4 के लिए 8, 9, 10 और 11 मैं चाहता हूं इनके लिए नेट इंप्लीमेंट किया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि मुझे ये पब्लिक आईपी पता भी नहीं है, और पता है तो ये पता है कि घंटे बाद ये चेंज हो जाएगा। पब्लिक आईपी फिक्स्ड नहीं है, और दूसरा मेरे यूजर भी हो गए हैं ज्यादा। दो कंडीशंस है, पब्लिक आईपी भी चेंज हो रहा है, यूजर भी ज्यादा हो गए। एक तो आप नेट नहीं कन्फिगर करेंगे, आप तो जो कन्फिगर होगा वो पैट होगा, आपको पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कन्फिगर करनी है। दूसरा इसके लिए जो मेथड है वो भी कोई डायनामिक होना चाहिए। अब जिस नेट को मैं कन्फिगर करने लगा हूं ये आपका डायनामिक नेट है। ये किस चीज की मिसाल है? डायनामिक नेट की। ये कैसे कन्फिगर होगा? कोई मुश्किल तरीका नहीं, आसानी से हो जाएगा। पहले तो मुझे बताएं 8 से 11 की कोई रेंज बनती है? आईपी एड्रेसेस की रेंज बन सकती है? आईपी एड्रेसेस की रेंज होती है कि नहीं होती? होती है। बनाने का तरीका क्या है? आपको कोई ऐसा टूल आता है जिसमें आप आईपी एड्रेसेस की रेंज बना लें? कोई लिस्ट बनानी आती है? लिस्ट, एक्सेस लिस्ट। हाँ जी, एक्सेस लिस्ट। आपको याद है मैंने एक्सेस लिस्ट में परमिट और डिनाई के बारे में आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था परमिट का मतलब होता है इंक्लूड और डिनाई का मतलब होता है एक्सक्लूड। आपने लिस्ट में क्या शामिल करना और क्या शामिल नहीं करना। मैंने कहा था ACL इज ए लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस and network IDs. It can be used for security, quality of service, NAT, PAT and advanced security commands. तो ACL तो लिस्ट ही बनाती है ना आईपी एड्रेसेस की। तो आपके लिस्ट में कितने आईपी हैं? 4। तो उन चारों को मैं इकट्ठा कैसे कर सकता हूं? ACL बना के। तो जरा कर लेते हैं कि ACL बना के इन चारों को इकट्ठा। राउटर ए पे आए, सबसे पहले तो ये जो आपने अभी अभी नेट कॉन्फ़िगर किया ना ये खत्म कर दें, क्योंकि एक वक्त में एक ही तरह का नेट आप कॉन्फ़िगर करेंगे। मैंने ये खत्म कर दिया, दोबारा से ये नॉर्मल हो चुका है। अब मैं कर रहा हूं जी एक्सेस लिस्ट 7। ये कौन सी एक्सेस लिस्ट है? स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड? स्टैंडर्ड। 1 से 99 तक स्टैंडर्ड के लिए होता है, तो 7। अच्छा, परमिट का क्या मतलब होता है? कि आप इस लिस्ट में कुछ शामिल करने लगे हैं। तो मैं शामिल करने लगा हूं 192.168.1.8। पहले तो मुझे बताएं 8 से 11 का कोई ब्लॉक स्लॉक है? 8 से 11, 8, 9, 10 और 11 ये 4 आईपी हैं। तो फौरन दिमाग 4 वाले ब्लॉक्स में चला जाना चाहिए। 4 वाला ब्लॉक होता है 0 से 3, 4 से 7, 8 से 11। तो 8 से 11 एक ही लाइन में काबू आ जाएगा। कैसे? इसके आगे वाइल्ड कार्ड मास्क क्या लिखूं? 0.0.0.3। तो इसका मतलब क्या है? 8, 9, 10 और 11। 8, 9, 10 और 11। डिनाई आने वाली लाइन ऐड होगी नीचे? हाँ, इम्प्लिसिट डिनाई जिसको कहते हैं। तो इम्प्लिसिट डिनाई इसमें ऐड हो चुका है। इम्प्लिसिट डिनाई इसमें ऐड हो चुका है। तो मैं इसमें परमिट एनी लिखूं या रहने दूं? परमिट एनी वाली लाइन मुझे लिखनी चाहिए या नहीं? अगर मैंने वो लिख दी तो उसका क्या मतलब होगा कि ये भी ऐड कर लो, इंक्लूड कर लो, वो सारे भी इंक्लूड कर लो। तो क्या उन सारों के लिए भी नेट पैट इंप्लीमेंट करना है या नहीं? उनके लिए तो नहीं करना, लिहाजा डिनाई एनी रहने दें। तो इस लिस्ट में सिर्फ कितने आईपी हैं? 4, और मैं 4 ही चाहता हूं। ठीक है जी, लिस्ट बन गई। उसके बाद फिर आईपी नेट इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं मैं। किसके लिए? इनसाइड सोर्स के लिए। इनसाइड सोर्स के लिए। अब की बार मेरा इनसाइड सोर्स कोई एक है या पूरी लिस्ट है? अब तो लिस्ट है ना। कौन सी लिस्ट है? लिस्ट का कोई नंबर भी है? लिस्ट 7। तो मैं यहां लिखूंगा लिस्ट 7।
आईपी नेट इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं इनसाइड सोर्स के लिए, और मेरा इनसाइड सोर्स आपकी बार एक नहीं है, पूरी लिस्ट है, और लिस्ट नंबर 7 है। और इसकी ट्रांसलेशन मैंने किस पे करानी है? पब्लिक आईपी पे। लेकिन मुझे पता नहीं है पब्लिक आईपी क्या है। पता है तो अभी का आईपी पता है, घंटे बाद क्या होगा कोई आइडिया नहीं है। लेकिन एक बात का पूरा पूरा यकीन है कि जो भी मेरा पब्लिक आईपी होगा वो इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पे कॉन्फ़िगर होगा। इंटरफेस तो पक्का है ना? तो आप आगे इंटरफेस का नंबर लिखते हैं, आप लिखेंगे इंटरफेस सीरियल 0/0/0। इस पे जो भी आईपी है उस पे ट्रांसलेट कर दो। ये वाला मेथड आप स्टैटिक के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये भाई आपके लिए वो जवाब है। ये मेथड अगर आपका पब्लिक आईपी स्टैटिक भी है आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई स्टैटिक आईपी भी होगा कॉन्फ़िगर तो उसने इसी इंटरफेस पे होना है, और डायनेमिक भी है तो कॉन्फ़िगर उसने इस इंटरफेस पे होना है। तो आप ये वाला मेथड दोनों में यूज कर सकते हैं। आपकी लिस्ट में एक आईपी है या ज्यादा? आपकी लिस्ट में ज्यादा। अगर एक आईपी होता, मैं अभी ब्रेक देने वाला हूं, फिर आप चले। कौन सा? अच्छा अच्छा वो है, ठीक है, फिर आप चले जाए। ठीक है, ओ फिर तो गुजर गया टाइम, रहने दो, चले जाए। अच्छा तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट नंबर। यार वैसे अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा जमाना आ गया है कि लोग पेपर टाइम होने के बाद भी जा सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ये आप सारे इकट्ठे होते हैं? ये अभी अभी दाखिला लिया सारों ने? आप लोगों का भी पेपर तो नहीं था जो इकट्ठे आप दे के आए थे? अच्छा जी, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट नंबर 7। उस लिस्ट में एक आईपी भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अगर तो एक ही आईपी है ना तो आप कमांड यहां एंटर कर दें। लेकिन हमें पता है कि इस लिस्ट में आईपी ज्यादा है, तो नेट तो खाली नहीं चलेगा, पैट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सिस्को में पैट को क्या कहते हैं? नेट ओवरलोड कहते हैं। ठीक है जी, कमांड के एंड पे सिर्फ आपने एक कीवर्ड ऐड करना है, ओवरलोड। एक पब्लिक आईपी पे एक की ट्रांसलेशन हो तो ओवरलोडिंग नहीं है, एक पब्लिक आईपी पे मल्टीपल की ट्रांसलेशन हो दैट इज ओवरलोडिंग। तो जैसे ही आप ओवरलोड का कीवर्ड यहां ऐड करेंगे तो प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी प्लस पोर्ट नंबर, इनकी ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाएगी। तो आपको एंड पे सिर्फ क्या ऐड करना है? ओवरलोड। आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 7 इंटरफेस का नंबर और आगे ओवरलोड। ठीक है जी, दैट्स इट। उन चारों एड्रेसेस के लिए जो एसीएल नंबर 7 में है, नेट पैट इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले तो अच्छा आपने नोट किया कमांडे को बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है जी, ये इस हिस्से को मैं आपके नोट्स में ऐड कर देता हूं पहले तो। उसके बाद अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस चेक करें तो पहले तो मैंने ये किया, ये पुराने वाली कॉन्फ़िगरेशन खत्म की है। एक लाइन मैंने ये लिखी है और दूसरी लाइन ये है, बस 2 लाइनें टोटल। एक में एसीएल बनाई है, एक में मैंने पैट इंप्लीमेंट कर दी है। ठीक है जी, अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। आप देखिएगा आपको ये खाली नजर आएगा अभी, क्योंकि इस केस में जब आपने पैट इंप्लीमेंट किया है, डायनेमिकली आप इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो इसमें एंट्री तब आएगी जब ट्रांसलेशन होगी। अभी तक तो ट्रांसलेशन कोई भी नहीं हुई, पैकेट आएगा तो ट्रांसलेशन होगी। तो पैकेट कैसे भेजते हैं? 1.8 पे जाएं और यहां से पिंग कर लें। पिंग हो रहा है, कितने पैकेट गए हैं? 4। ठीक है जी, राउटर ए पे जरा कमांड दें शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, पहले और अब में फर्क देखें। हर पैकेट के साथ, चारों पैकेट के साथ अगर आप और करें तो पोर्ट नंबर साथ में ऐड हो चुका है, 29, 30, 31, 32। ये आपको 0 से लेकर 65,535 के दरमियान कोई भी नंबर मिल सकता है। तो ये कितने पोर्ट नंबर इस्तेमाल हुए हैं? 4। अच्छा, इन चारों पोर्ट नंबर्स का जो काम था वो मुकम्मल हो नहीं गया? हो गया। इन्होंने जो करना था वो कर दिया। जरा राउटर बी पे जाके चेक भी कर लें सोर्स आईपी क्या है। अच्छा, यहाँ पे पोर्ट नंबर नहीं साथ नजर आता, यहाँ पे आईपी नजर आएगा। सोर्स आईपी इज 1.1.1.1।
ये पोर्ट नंबर थोड़ी देर बाद आप देखिएगा फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो करना था वो कर दिया। इनका काम था इन चारों पैकेट्स को आइसोलेटेड रखना, सही सोर्स को उसका पैकेट ला के वापस देना, वो ये दे चुके हैं। ये कम्युनिकेशन मुकम्मल हो चुकी है। थोड़ी देर बाद आप दोबारा शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस करेंगे, टेबल दोबारा से खाली हो चुका है, और यही वाले पोर्ट नंबर्स अवेलेबल हैं दोबारा रीयूज होने के लिए। अक्सर लोगों के ज़हन में ये भी तो सवाल आ सकता था, सर 65,535 नंबर कम नहीं है? तो कम नहीं है, क्योंकि ये बार बार रीयूज हो सकते हैं। हाँ, एक वक्त में जो पोर्ट नंबर यूज हो रहा है वो उस वक्त नहीं यूज होगा, जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेगा फिर वो अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अब मैं ना यहाँ 7 वाले मसाइल से पिंग करता हूँ 1.9, तो इसके लिए भी ट्रांसलेशन होगी 1.1.1.2। इसके लिए क्यों ट्रांसलेशन होगी जी? क्योंकि ये 8, 9, 10 और 11 उस एसीएल में शामिल नहीं थे? शामिल थे, तो 8 के लिए भी होगी, 9 के लिए भी होगी, 10 के लिए भी होगी और 11 के लिए भी होगी। पैकेट जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। राउटर बी पे जाके जरा टेस्ट करें, राउटर बी पे आपको सोर्स आईपी क्या नजर आ रहा है? हालांकि असल आईपी तो 192.168.1.9 है, ना 8 नजर आया था ना 9 नजर आया था, बल्कि सबकी जगह पब्लिक आईपी दिख रहा है। राउटर ए पे जाके आप जरा कमांड दें, आपको फिर एंट्रीज नजर आएंगी 21, 22, 23, 24। ठीक है जी, आपका प्राइवेट आईपी चेंज हो गया है, तो राउटर एक ही डिवाइस के 4 पैकेट्स को भी इधर उधर नहीं होने देगा। हर पैकेट के साथ अलग अलग पोर्ट नंबर असाइन हो रहा है। ठीक है जी, और जो पैकेट जिस पोर्ट नंबर और जिस पब्लिक आईपी के साथ गया था उसी तरीके से वापस भी आएगा। लेकिन कुछ देर बाद आप ये टेबल देखेंगे, चंद सेकंड इसमें लगेंगे, उसके बाद ये टेबल दोबारा से खाली हो जाएगा। ये पोर्ट नंबर दोबारा से रीयूज भी हो सकते हैं। अच्छा जी, 8 से भी होगी, 9 से भी होगी, 10 से भी होगी, 11 से भी ट्रांसलेशन होनी चाहिए। 11 को भी ट्राई कर लेते हैं, मैं एक को छोड़ देता हूं बीच में, यकीन कर लेंगे कि उससे भी हो ही जाएगी। पिंग 1.1.1.2 पिंग हो रहा है जी, पिंग तो हो रहा है। और उसके बाद आप राउटर बी पे जाएं और यहां देखिएगा सोर्स आईपी दिखा, असल वाला नहीं दिखा, पब्लिक आईपी नजर आ रहा है। ट्रांसलेशन हुई होगी जी, बिल्कुल हुई होगी। आप ये वाली कमांड दें, यहां पे देखें प्राइवेट आईपी क्या है 11, इसको कौन से पोर्ट नंबर इस्तेमाल इसने किए 1, 2, 3, 4, ये रैंडमली यूज करता है। ठीक है, और पुराने नंबर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकता है अगर वो अवेलेबल हो चुके हो तो। अब आपने मुझे बताना है 11 के बाद ना आगे 12, 13 और ये 14 भी हैं। यहां से अगर पिंग करूं तो इसकी ट्रांसलेशन होगी? नहीं होनी चाहिए। पिंग 1.1.1.2 पिंग तो हो रहा है, ट्रांसलेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये एसीएल में शामिल नहीं है। एसीएल में शामिल ना होने का क्या नतीजा है? सोर्स आईपी एक्चुअल वाला नजर आ रहा है। और अगर मैं चाहता हूं इनके लिए भी ट्रांसलेशन हो तो सिर्फ क्या करना है, एसीएल में ऐड कर लेना। आपने एसीएल में आपने कहां से कहां तक ऐड किए हुए? 8 से 11 तक, 8 से 11 तक किए हुए, तो आप 12 से 15 भी कर दें, एक लाइन और ऐड कर लें, या पुरानी वाली लाइन मॉडिफाई कर लें, 8 से 15 एक लाइन में भी ऐड हो सकते हैं, या पुरानी लाइन रहने दें, आप 12 से 15 को शामिल करा लें इसमें, वो भी किया जा सकता है। सिर्फ एसीएल मॉडिफाई करनी है, इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेट और पैट किस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है सिस्को आईओएस में, वो तो आपने देख लिया है। लेकिन जो आउटपुट नजर आई है उससे ना वो कोई एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं हो रही, इतना मजा नहीं आ रहा, बस सोर्स ही बदला है, बदलना तो यही था। तो इसका एक मजेदार पहलू भी है, वो मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि एक ब्रेक ले ली जाए। और बड़ा अहम टॉपिक आपको सिखाने जा रहा हूं, ये जो हम कहते हैं ना, मैं यहां बैठा हूं और मैं यहां से बैठ के कॉर्बेट की किसी भी ब्रांच का राउटर एक्सेस कर सकता हूं, तो एक्चुअल में वो मैं काम कैसे कर सकता हूं? दुनिया में कहीं एक वेबसाइट है, मैं उस तक कैसे पहुंचता हूं? वो वेबसाइट किसी नेटवर्क के प्राइवेट नेटवर्क में ही चल रही है ना, तो मैं उस वेबसाइट तक आखिर पहुंच कैसे जाता हूं? ठीक है, तो ये चीज अभी आपको ब्रेक के बाद सिखाऊंगा। 12 बजे वापस आ जाइएगा।